आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लो योर स्टडी पर। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है जी आप सभी के? कैसे हैं आप सभी लोग? गुड आफ्टरनून। आज की क्लास की जो टाइमिंग है थोड़ी अटपटी है, तो आज के लिए आप मैनेज करना। बाकी इन जनरल अपना सब सेम ही चलता है, 10 से 12, 1 से 3, 4 से 6, 6:30 से 7:30। आज की क्लासेस थोड़ी सी अटपटी टाइम पे है, बिकॉज मैं चाह नहीं रहा था कि एग्जैक्ट टाइम पे दो क्लासेस थोड़ा सा क्लैश हो। ठीक है, तो आज के लिए प्लीज मैनेज करना। गुड आफ्टरनून, सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप एकदम बढ़िया है और तैयार है सेशन को लगाने के लिए। ठीक है, हमने कई सारी चीजें जो है ऑलरेडी कवर कर ली है अपने इस कोर्स में। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अभी तक कुछ सीख पाए होंगे। हमने 5 क्लासेस जो है अभी तक पूरी करी है। लमसम 10 घंटे की जो हमारी हिस्ट्री है ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। शायद 5 की जगह 4 हुई होंगी, है ना? 5 और 6 से ऊपर नीचे 4 क्लासेस अभी हुई हैं। ये 6 के बाद वाली क्लास 5 है, थोड़ा सा नंबरिंग में ऊपर नीचे हुआ है। 4 क्लासेस हमने कवर करी है, तो आप मान सकते हैं करीब 8 घंटे हमने पढ़ाई करी है। और 8 घंटे में हमने शुरू से लेकर अभी तक अलाउद्दीन खिलजी के एंड तक की बात करी है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको लग रहा है कि कुछ आप बढ़िया सीख पा रहे हैं। ठीक है जी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कुछ आप बढ़िया सीखे। चलो, हाँ जी, हाँ, वो सब मैं करा दूंगा, चिंता ना करें। मुझे बिल्कुल सही से याद है, वो अभी करा दिया जाएगा, चिंता ना करें। चलो शुरू करते हैं जी। बाकी डाउट्स के लिए आप जानते हैं अकेडमी का आज का डाउट फीचर है, इसका इस्तेमाल आप कभी भी कर सकते हैं अपने डाउट्स पूछने के लिए। देखिए, सबसे पहले एक छोटा सा करेक्शन करें। कल मैंने आपको एक छोटी सी बात लिखवाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, मतलब कतई इंपॉर्टेंट नहीं है वो, बट फिर भी मेरा मानना ये है कि 100% परफेक्ट कंटेंट होना चाहिए। आप एक छोटा सा करेक्शन करें। कल मैंने आपको बताया था कि जो बलबन है, बलबन ने नसीरुद्दीन शाह की बेटी से शादी करी थी। मैंने शायद ये बोल दिया था क्लास में, बाद में मैंने वीडियो दोबारा देखा तो उसमें जो है नसीरुद्दीन लिख देता हूँ अभी के लिए कि अब इसे थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। आप ऐसे लिखना कि बलबन की जो बेटी है मैरिड नसीरुद्दीन शाह। एग्जाम के लिए कतई इंपॉर्टेंट नहीं है, 0% इंपॉर्टेंट है, बट अगेन नोट्स बना रहे हो मेहनत से तो सही बना लेना, समझ गए? यानी बलबन ने अपनी बेटी की शादी जो है नसीरुद्दीन से कर दी थी, ये आप ध्यान रखना। क्या इस बात को आप समझ पाए? इसी बात पे एक मेरी तरफ से और लाइन लेके जाओ। माना जाता है, ऐसा माना जाता है, ठीक है, कि जो बलबन है ना, आपको शायद याद होगा कल मैंने आपको कहा था नसीरुद्दीन जो है इनकी डेथ हो गई थी, उसके बाद बलबन उस गद्दी पर आके बैठ गया था। अधिकतर किताबें यही बात कहती है, बट कुछ किताबें ये भी कहती हैं। ये इब्न बतूता नाम का एक इंसान आपने सुना, इब्न बतूता? उसकी एक किताब में लिखा गया है कि बलबन ने ही नसीरुद्दीन की हत्या करी थी, जहर दिया था। अब अगेन देखिए, ये पुरानी पुरानी कहानियां हैं, सुनने में बड़ा मजा आता है, बट पेपर जो है इतना डेप्थ में नहीं जाता है। फिर भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। ऐसे नोट करें, अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेस बलबन पॉइजन्ड नसीरुद्दीन। समझ गए? ये लाइन एक अपने पास आप नोट कर सकते हैं। चिंता ना करें आप मनदीप, बिल्कुल बेफिक्र है बेटा। नहीं नहीं, वैसे डिटेल काफी थी, फिर भी आप कह रहे हैं तो आपकी बात की पूरी बात रखी जाएगी मनदीप। इस बार और डिटेल में पढ़ाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या यहाँ तक आप बात समझ चुके हैं? ये करेक्शन सभी लोगों ने कर लिया है मेरे भाई, एक भी बच्चा ऐसा बचे ना, इसलिए सबसे पहले करेक्शन करा रहा हूँ, उसके बाद जो है बाकी बात हम करेंगे। इब्न बतूता कौन था इसके बारे में आपको सही समय आने पर बताया जाएगा, अभी के लिए इन्हें हम होल्ड पे डालते हैं। चलो जी, हाँ बिल्कुल, चलो जी, अब आते हैं अपने कंटेंट पे। शायद आपको याद होगा कल हमने बात करी थी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमने काफी सारा डिस्कशन जो है क्लास में करा था, जिसमें हमने ये देखा था कि राइज ऑफ अलाउद्दीन खिलजी कैसा है, फॉल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी कैसा होगा, उसकी थोड़ी सी अभी हम बात करेंगे। ठीक है जी, बेटा डाउट्स थोड़े से प्लीज आप शांत रखना। ये क्लास आपकी हर उस एग्जाम में काम आएगी जहाँ पे आपसे हिस्ट्री पूछी जाती है। तो आप अगर हिस्ट्री के आपके एग्जाम में हिस्ट्री मांगी जाती है तो ये क्लास आपके लिए है। ठीक है, लास्ट पॉइंट जो मैंने कल कवर करा होगा आपके लिए वो ये करा होगा कि जो अलाउद्दीन है इसने कैश सैलरी देना स्टार्ट करा था सोल्जर्स को। क्या ये बात आपके पास लिखी हुई है? कैश सैलरी देना इसने स्टार्ट करा था, शायद आपको ये बात याद होगी। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम है, अगर कैश सैलरी देनी है तो क्या हम कह सकते हैं कि रेगुलर रेवेन्यू चाहिए होगा? एक कल वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और मैं डिटेल में समझा रहा हूँ, आप पूरे तरीके फोकस करें। बलबन वाला बता दो, आज करेक्ट करवाया आपने, कंफ्यूजन हो गया। नहीं बेटा देखो, आप एक तो लेट आए होगे, थोड़ा सा ऐसा हो सकता है, मैं आपको फिर बताता हूँ। बलबन ने, दोबारा बोलता हूँ, आप हाँ या ना में बताना आपको बात समझ आई है या नहीं आई। बलबन ने अपनी बेटी की शादी अपने ही सुल्तान से करा दी थी। क्या इस बात को आप समझ पाए? नसीरुद्दीन से बलबन ने अपनी बेटी की शादी करा दी थी। अब तो ठीक है, सबके नाम भी मैंने ले लिए हैं। चलो अब पूरे तरीके फोकस करो खिलजी वंश पे। ठीक है जी, कोई बात नहीं। मैं आपको ये बता रहा हूँ, अलाउद्दीन खिलजी ने कैश सैलरी देने का वादा तो कर दिया, बट क्या अब इसे इसके लिए रेगुलर रेवेन्यू चाहिए होगा? देखिए, कैश सैलरी बोलना आसान होता है, बट उस पैसे को कमाकर अपनी आर्मी को मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो इसके लिए इसने क्या करा, अपना थोड़ा सा दिमाग लगाया और इसने सोचा कि मैं किसी तरीके अपना रेवेन्यू जो है उसे बनाना शुरू करता हूँ प्रॉपर तरीके। अब इसे कैश सैलरी के अलावा यहाँ पर क्या था, इसे एक्सपेंशन भी करना था। थोड़ा समझने की कोशिश करना, जो
जो नोट करना है वो मैं आपको बता दूंगा। एक्सपेंशन पे भी इसे फोकस करना था। अब इसके लिए इसने क्या करा कि थोड़ा ध्यान देना शुरू करा इसने मार्केट पे। यानी इसने क्या करा, अपनी मार्केट पे ध्यान दिया और कोशिश करी कि मार्केट को रेगुलेट करा जाए। यानी ये ध्यान रखना, मार्केट रेगुलेशन से जुड़ा हुआ जो इंसान है वो है अलाउद्दीन खिलजी। आपको अपने नोट्स में जो बात लिखनी है सिर्फ इतनी सी लिखनी है, मार्केट रेगुलेशन से जुड़ा हुआ इंसान जो है वो है अलाउद्दीन खिलजी। ऐसा पहली बार हुआ था कि बाजार की तरफ किसी ने इतना ज्यादा ध्यान दिया था कि जो चीजें हैं वो कंट्रोल में रहे और सब चीजें जो है स्टेबल रहे। क्या इस बात को आप समझ पाए? सृष्टि, मेरा नाम राहुल अरोड़ा है और अगर आप मेरा प्रोफाइल अगर आप देखते हैं बेटा, तो उसके लिए आपको प्रतियोगिता मंत्रा सर्च करना होगा। मेरे नाम से शायद आपको क्लास नहीं मिलेगी, ठीक है? चलो, अब क्या मैं उम्मीद करूँ आप पूरी तरीके से फोकस कर रहे हैं। जी हाँ, आप इस क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। 15 मिनट के लिए नामिक आप ट्राई करें। अगर आपको कुछ भी पल्ले ना पड़े तो उस केस में आप पिछली क्लास पहले देख लेना। अब अलाउद्दीन खिलजी भाई जो हमारे हैं, अलाउद्दीन खिलजी भाई जो है, उन्होंने मार्केट रेगुलेशन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया और उसके लिए उन्होंने क्या करा, मार्केट में कुछ डिपार्टमेंट्स बनाए। क्या डिपार्टमेंट्स बनाए मैं आपको बताता हूँ अगले पेज पे। मार्केट की थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। मार्केट में एक इलाका ऐसा कर दिया जहां पर सिर्फ फूड की बात होगी। कोई बता सकता है इसे किस नाम से जाना जाएगा? यानी ये है ग्रेन मार्केट। हम आज भी इसे इसी नाम से जानते हैं जो अलाउद्दीन खिलजी के समय नाम था, वो है मंडी। आज भी आपने सुना होगा मंडी जो होती है वहां पर अनाज बिकता है। सब्जी मंडी है तो सब्जी बिकेगी, अनाज मंडी है तो अनाज बिकेगा। यानी इसने क्या करा, एक इलाका पूरे तरीके डेडिकेट कर दिया फूड के लिए, ग्रेन के लिए। ठीक है जी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। अगले नंबर पे इसने क्या करा, एक मार्केट बना दी क्लोथ के लिए, समझ गए, जिसके अंदर इसने कपड़े का व्यापार करा। यानी यहाँ पर सिर्फ कपड़े का ही काम होगा। इस मार्केट को क्या बोला गया, कोई बता सकता है? इसे बोला गया सराई अदल, ADL, सराई अदल। अगले नंबर पे ये 2 पॉइंट में उम्मीद कर रहा हूं पूरे तरीके से समझ चुके हैं। अगले नंबर पे इसने क्या करा, यहाँ पर कोशिश करी, इसने हॉर्सेस की अलग मार्केट बना दी, स्लेव्स की अलग मार्केट बना दी। इस टाइप से इसने एक्सेट्रा और भी कई मार्केट्स बना दी। जो नाम आपको ध्यान रखने हैं वो सिर्फ ये 2 नाम ध्यान रखने, बाकी कोई ऐसा नाम आपको ध्यान में नहीं रखना। क्या यहाँ तक आप बात समझ पाए? अब इसने क्या करा, यहाँ पर अब मार्केट तो बन गई, क्या इनका कोई हेड चुना जाएगा टू इम्प्लीमेंट द रेगुलेशंस? He appointed an in charge, जिसका टाइटल था शाहना ए मंडी। क्या बात समझ गए? शाहना ए मंडी जो है, शाहनाई मंडी जैसे भी आप इसे कहना चाहें, ये एक वो टाइटल था। जैसे होता है ना, मैंने इंस्पेक्टर चुन लिया कहीं का, ये DIG चुना गया है, ये DSP चुना गया, SP चुना गया, SSP चुना गया, जो भी चुना गया, इस तरीके वहां का एक हेड चुन लिया गया जिसका नाम था शाहना ई मंडी। समझ गए बात को? इसकी ड्यूटी थी रोज की जो रिपोर्ट है वो अलाउद्दीन खिलजी तक पहुंचाना। क्या इस बात को आप समझ पाए? यानी कुछ लोग ऐसे थे, सबसे पहले जो मार्केट का हेड था जिसका नाम था, थोड़ा सा भारी डेटा लग रहा होगा, 5 से 10 मिनट के बाद डेटा नॉर्मल हो जाएगा, थोड़ा सा आप पेशेंस बनाएं। शाहना ई मंडी, समझ गए जी? इसके अलावा एक हुआ करता था इंटेलिजेंस ऑफिसर। इंटेलिजेंस ऑफिसर समझ गए, जो अंदर की खबर कहीं ना कहीं से लाके देगा कि क्या ये जो डेटा है वो सही है, क्या ये जो डेटा है वो सही है। जी हाँ, जनरली पूरी मार्केट का हेड दीक्षा, ठीक है जी। क्या इसका डेटा सही है? इसे बोलते थे बरीद, इसे बरीद बोलते थे। और इसके अलावा क्या होता था, सीक्रेट स्पाइस इसने अपने अलग से बना रखे थे, समझ गए? यानी 3 बार एक तरीके से आप कह सकते हैं इसने स्क्रूटिनी कराता था डेटा की। मुनियंस, मुखबिर जिसे आप कह सकते हैं, मुखबर, अलग अलग तरीके से हम इसे बोल सकते हैं। अब क्या इन तीनों का डेटा मैच करेगा तो बल्ले बल्ले है? जी हाँ, बल्ले बल्ले है। अगर ये मैच नहीं करेगा, इन केस ऑफ करप्शन पनिशमेंट मिलेगी। जी हाँ, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, पनिशमेंट मिलेगी। और पनिशमेंट कैसी भी हो सकती है, हाथ पैर कटवा दिए जाएंगे, देश निकाला कर दिया जाएगा, और फांसी दे दी जाएगी, और पैसा ले लिया जाएगा। हर तरीके की सजा इसके अंदर पॉसिबल है। क्या इस बात को आप समझ गए? जी हाँ, गुप्तचर आप इन्हें बिल्कुल कह सकते हैं। अब देखिए, अलाउद्दीन ऑल्सो कंट्रोल्ड द प्राइस ऑफ हॉर्सेस। ये समझ गए इसका रीजन क्या है? घोड़े का ही दाम इसने सबसे ज्यादा क्यों फोकस करा? बिकॉज ऑफ आर्मी। आर्मी में बहुत सारे घोड़ों की जरूरत होगी, जिसके लिए खास ध्यान देता था कि घोड़े जो हैं कभी भी मार्केट के महंगे ना हो, जिससे कि एंड टाइम पे मान लेते घोड़ों की जरूरत पड़े तो घोड़े हमेशा सस्ते अवेलेबल होने चाहिए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये बात आप पूरे तरीके से समझ चुके हैं। पक्की बात? चलो, मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप कहानी समझ चुके हैं। अब हमें बस कुछ नहीं करना, अलाउद्दीन खिलजी का कत्ल करना है अपने हाथ से, और कुछ खास नहीं बचा है। ठीक है जी। अब हम यहाँ से धीरे धीरे अलाउद्दीन खिलजी से बढ़ेंगे किस तरफ? हम यहाँ से बढ़ेंगे तुगलकों की तरफ। स्टैंडिंग आर्मी मेंशन, क्या स्टैंडिंग आर्मी मेंशन कर रहे हैं? समझा नहीं बेटा, स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन करी थी इन्होंने। अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं तो आंसर इसका यस है।
ठीक है जी, यहाँ तक आप बात समझ गए। चलो अब समझते हैं। अब मैं यहाँ से अलाउद्दीन खिलजी से शिफ्ट करूंगा तुगलकों की तरफ। आपको पता होना चाहिए पेपर में आपके लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब आप चिप्स का पैकेट खरीदते हो तो सबसे पहले आप उस पर क्या देखते हो? जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो होता है प्राइस। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है एक्सपायरी। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि मतलब प्राइस से भी पहले एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है कि कोई इसके साथ टैटू तो नहीं बिक रहा, टैटू तो फ्री में नहीं मिल रहा है ना। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इसके बाद आप जाके देखते हो उसकी न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन, क्या उसमें न्यूट्रिशन है। उसके बाद आप जाके पढ़ते हो ना कि वो कहाँ पे है, क्या बिक रहा है, मतलब दुनिया भर की बातें है ना। तो इसी तरीके जब हम कंटेंट पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम इन चीजों पे फोकस करते हैं, यानी पेपर यहाँ से सवाल बनाता है। और उसके बाद जो है हम बाकी चीजों पे फोकस करते हैं कि हाँ चलो सीखने के लिए ये भी सही है, वो भी सही है, ठीक है। तो जैसे अलाउद्दीन खिलजी से ज्यादा सवाल बनते हैं तो मैं आपको जो है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में थोड़ा ज्यादा पढ़ाऊंगा। अगर मान लेते हैं थोड़े कम सवाल बनते हैं मुबारक शाह खिलजी से, तो उनके बारे में आपको थोड़ा सा कम पढ़ाऊंगा, ठीक है जी। मैं उम्मीद करूँ बात समझ पा रहे हैं। चलो अब मैं अलाउद्दीन खिलजी का जो है अंत करने वाला हूँ यहाँ पर। अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हो जाती है। अलाउद्दीन खिलजी डाइड इन 1316 एडी। एडी तो समझ ही गए होंगे। अब यहाँ से कहानी थोड़ी सी पलटती है, यहाँ से कहानी थोड़ी सी पलटती है। थोड़ा ध्यान से समझने की आप कोशिश करना, थोड़ा सा फोकस करना, ठीक है जी। अब अलाउद्दीन खिलजी की डेथ के बाद नॉर्मली मर सकते हैं भैया, लोग लोग नॉर्मली मर सकते हैं, ठीक है तो ह्यूमन ही भले ही वो अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। अब यहाँ से कुछ किताबें कहती हैं कि जो अगले रूलर बने वो बने मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी जिन्होंने 1316 से लेकर 1320 तक राज करा। लेकिन कुछ किताबें ये भी कहती हैं कि इनसे पहले बीच में कुछ दिनों के लिए मलिक काफूर खुद जो है उस गद्दी पर बैठ गए थे। अब देखिए, कुछ इन्हें सुल्तान कहेंगे, कुछ कहेंगे जी गद्दी खाली थी तो संभालने के लिए बैठ गए, समझ गए। ये जो है मलिक काफूर सम डेज के लिए आकर उस गद्दी पर बैठा था। अगर आपके नोट्स में ये नहीं है तो आप प्लीज ऐड करें। उसके बाद मुबारक शाह खिलजी ने इसे हटा दिया था। क्या यहाँ तक आप बात समझ पाए? यानी अलाउद्दीन खिलजी के बाद कुछ दिन के लिए मलिक काफूर उस गद्दी पर बैठा, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पर मुबारक शाह खिलजी उस गद्दी पर बैठा। क्या इस बात को आप समझ पाए? मुबारक शाह खिलजी जो है, इनके नाम के आगे कुतुबुद्दीन भी आप लगा सकते हैं, मैं लिख देता हूँ आपके लिए, उद्दीन मुबारक शाह, ठीक है। मैं उम्मीद करूँ बात समझ पा रहे हैं। स्लाइड अभी मैं देख लेता हूँ, चिंता ना करें। अब क्या, क्योंकि एक बहुत ही महान सुल्तान की मृत्यु हो चुकी है, तो क्या मैं मान सकता हूँ कि इंस्टेबिलिटी आना तय है? अरे मैं हूँ मुबारक शाह खिलजी, और बताओ, मैं हूँ कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। मुद्दे की बात तो पढ़ लो भैया, पेपर जो पूछता है मैं हूँ। अब फोकस करें। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी जो है उस गद्दी पर आके बैठते हैं, 1316 से 1320 तक बैठते हैं, ठीक है। अब ये भी ध्यान रखना कि यहाँ पर भी माना जाता है मलिक काफूर की पकड़ काफी अच्छी खासी थी। यानी मलिक काफूर अभी भी किसी तरीके चाह रहा था कि उस गद्दी पर वापसी बैठ जाए, ठीक है। थोड़ा सा आप बात समझ पाए। लार्जली माना जाएगा कि एक इनकेपेबल रूलर थे, कुछ खास जो है चीजों को संभालने की इनमें कैपेसिटी नहीं थी। अब इसी वजह से क्या होता है, इक्तेदार ऑफ पंजाब एट दैट टाइम हुआ करता था एक इंसान जिसका नाम था गाजी मलिक। गाजी मलिक। इक्तेदार ऑफ पंजाब जो है, अभी अमलन इसका आंसर मैं आपको दे दूंगा। इक्तेदार ऑफ पंजाब हुआ करता था एक इंसान जिसे हम गाजी मलिक कहते थे। अब गाजी मलिक मौका देखता है और क्या करता है, आकर दिल्ली पर आक्रमण कर देता है, ठीक है। कैसे आक्रमण करता है? बड़ी समझदारी से। देखिए एक बात मुझे बताएं, हमारे सबसे करीब चीज क्या है? हमारा परिवार। उससे करीब आप कह सकते हैं कि बाहर की दुनिया है। लेकिन एक चीज ऐसी है जो इससे भी ज्यादा करीब है, वो है धर्म। अगर आप देखेंगे तो जब धर्म पे बात आ जाती है तो बहुत सारे लोग जो है किसी की नहीं सुनते। यानी हम भले ही अपनी गवर्नमेंट को पसंद करें ना करें, बट अगर धर्म की बात आ जाएगी बीच में तो उस पॉइंट पे जो है जो लोग हैं आमतौर पे, अगर मैं उनके धर्म से संबंधी बात बोल रहा हूँ तो मुझे अपना मानेंगे, धर्म के खिलाफ बोल रहा हूँ तो मुझे बुरा मानेंगे। तो इन्होंने इसी चीज का फायदा उठाया गाजी मलिक ने, और आके कहा कि जनता के बीच में कि मुबारक शाह खिलजी जो है, यानी जो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह है, ये इस्लाम को नष्ट करना चाहते हैं। यानी अगर ये इस गद्दी पर बैठेंगे तो इस्लाम धीरे धीरे इस देश से खत्म हो जाएगा। अब देखिए ये भले ही सच है या नहीं है, बट जनता ने तो ये बात मान लिया। और जनता ने क्या करा, दिमाग लगाया और मुबारक शाह की हत्या हो गई। समझ पा रहे हैं आप बात को? यानी गाजी मलिक ने मुबारक शाह की हत्या करा दी। अगले पेज पे लिख देता हूं, गाजी मलिक गॉट मुबारक शाह किल्ड। समझ गए जी? एंड बिकेम द नेक्स्ट रूलर। अब गाजी मलिक जो है मुबारक शाह को मरवा देता है और अगला रूलर बन जाता है। थोड़ा सा ध्यान से समझना, गाजी मलिक जो है क्योंकि वो अगला रूलर बन गया जिसका कोई कनेक्शन नहीं है इस परिवार से, तो यहाँ से एक नया वंश की स्थापना करेगा और कहेगा आज से मैं जो पिकाचू हूँ मैं रायचू बन गया हूँ। यानी गाजी मलिक जो है वो विकसित हो जाएगा। किसमें? ये विकसित हो जाएगा गियासुद्दीन तुगलक।
प्रतीक बेटा व्हाइट स्लाइड इसलिए रखी गई क्योंकि इसमें फोकस जो है अच्छे से आपको बन पाता है। आप ट्राई करो कि अगर आप व्हाइट पे ही पढ़ पाओ। बाकी अगर इन जनरल कोई इश्यूज हो, आपको लगता है कि आई साइड या एटसेट्रा में, तो मुझे एक बार लिख देना एंड अकॉर्डिंगली मैं देख लूंगा। बाकी प्लीज ट्राई करें व्हाइट पे ही पढ़े, बिकॉज ये आपके लिए फायदेमंद है। गाजी मलिक जो है बन गया गियासुद्दीन तुगलक। क्या इस बात को आप समझ पाए? अब अगर वो तुगलक बना है तो क्या यहीं से मैं कह सकता हूँ कि नए साम्राज्य की स्थापना हो गई? यानी यहाँ से हम तुगलक साम्राज्य की स्थापना कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे तुगलक डायनेस्टी। समझ गए जी? कमेंट देख लेते हैं जी। माइंड गेम, चलें आगे। चलो, मैं उम्मीद करूँ यहाँ तक आप बात समझ पाए। इनका आपस में क्या रिलेशन था ये अधिकतर किताबों में डेवलप नहीं करा गया है, तो यहाँ पर मैं कुछ खास कमेंट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है जी, हाँ बिल्कुल आप आशु सही कह रहे हैं, बट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हो सकता है पिछली बार बताओ, इस बार नहीं बताया। ठीक है जी, क्या इस बात को आप समझ पाए? जी हाँ इसरा बिल्कुल। अब आगे चलते हैं जी, ध्यान से बात को समझना। यहाँ से हम नई डायनेस्टी की शुरुआत कर रहे हैं, तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी, ध्यान से बात को समझे। तुगलक डायनेस्टी जो है शुरू होगी 1320 में और यहाँ से जाएगी 1414 तक। ठीक है, तुगलक डायनेस्टी शुरू होगी 1320 में और यहाँ से 1414 तक की डायनेस्टी जाएगी, जिसके अंदर जो फाउंडर इसका कहलाएगा, फर्स्ट रूलर जो है वो है गाजी मलिक, जिसे हम एक और नाम से भी जानते हैं, वो है आपका गियासुद्दीन तुगलक। हर साल ये सवाल पूछे जा रहे हैं फाउंडर वाले दिल्ली सल्तनत के, तो इन्हें आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है जी। खिलजियों का आखिरी रूलर जो माना जाएगा मुबारक शाह खिलजी माना जाएगा। आपने सही लिखा। ठीक है जी, मैं उम्मीद करूँ ये बात आप पूरे तरीके से समझ पाए। अच्छा, एक और चीज, अब आप डिटेल में जाना ही चाहते हैं तो मैं आपकी और मदद कर देता हूँ, बट पेपर इतना डेप्थ में नहीं जाता है। कुछ किताबें ये भी कहती है कि मुबारक शाह की हत्या के बाद कुछ दिन तक खुसरो जो है बैठा था उस गद्दी पर। अब इसका मतलब आप इनडायरेक्टली ये भी सोच सकते हैं खुसरो जो है वो आखिरी रूलर था। अब आप कहोगे खुसरो कौन है, समझ पाने, यानी इट इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। कुछ दिन तक जो है खुसरो उस गद्दी पर बैठा था। नहीं, ये खुसरो दूसरा खुसरो है। अरे नहीं भैया, एक इंसान था जिसका नाम खुसराऊ था, खुसराऊ, वो उस गद्दी पर कुछ दिन तक बैठा था। इस बात को आप चाहे तो थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। ठीक है जी, क्या मैं उम्मीद करूं इस बात को आप समझ पा रहे हैं? चलो, माना जाता है कि जब मुबारक शाह की हत्या हो रही थी तो बैकग्राउंड में कुछ दिनों के लिए खुसरो नाम का एक इंसान उस गद्दी पर बैठ गया था, और आप कहेंगे उसके बाद फिर से गियासुद्दीन तुगलक उस गद्दी पर आके बैठ जाता है। ठीक है जी, क्या मैं उम्मीद करूँ बात समझ पा रहे हैं? चलो जी, गाजी मलिक या गियासुद्दीन तुगलक से हम शुरू कर रहे हैं। बेटा एग्जाम में ऐसे इतने डेप्थ वाले सवाल नहीं आते। अगर आपको पेपर में दिखता है तो आपको यही दिखेगा आपका जो मुबारक शाह खिलजी, और यही इसका आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि जैसे मलिक काफूर है, भले ही कुछ दिन के लिए उस गद्दी पर बैठा है, देखिए सुल्तान उसे माना जाता है जो कि कुछ समय के लिए उस पर विराजमान हो। समझ गए? जैसे कि मैं एक सब्सटीट्यूशन टीचर हूँ आपका क्लास में सोशल स्टडीज का, तो क्या मैं आपको सोशल स्टडीज का टीचर नहीं हूं ना? टीचर आपको वही रहेगा जो है। ये तो मैं एक दिन के लिए आके उस पर बैठ गया, फिर मैं चला गया, कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हो। तुगलक डायनेस्टी 1320 से शुरू होगी, 1414 तक जाएगी, जिसमें गाजी मलिक आकर उस गद्दी पर बैठेंगे और इस नई डायनेस्टी की शुरुआत करेंगे। ठीक है जी, मैंने बेटा जो भी किताब रेफर करी है सब सरकारी किताबें बनी, मैं आपको ये बता सकता हूँ। कोई एक किताब नहीं है जिस वजह से मैं आपको नाम नहीं बता सकता, बट जनरली एनसीईआरटीज, इग्नू, एनआईओएस, सरकारी वेबसाइट्स, ये सब चीजें मैं फॉलो करता हूँ। ठीक है, कोई भी प्राइवेट कंपनी की बुक मैं फॉलो नहीं करता हूँ। ठीक है, गाजी मलिक राजे वाहिद जो है वो मॉडर्न के लिए है। इस कंटेंट के लिए मैंने मेनली एनसीईआरटी, तमिलनाडु और एनआईओएस, इग्नू, ये सब फॉलो करा हुआ। चलो, फर्स्ट रूलर जो है वो गाजी मलिक है और गियासुद्दीन तुगलक है। मैं उम्मीद करूँ इस बात को आप समझ पा रहे हैं। और क्या ये पूरे 100 साल तक बैठेंगे? ऑब्वियसली नॉट भाई, ये तो मरने वाले हैं। यानी ये जो है 1320 में विराजमान होंगे और 1325 में हट जाएंगे, यानी 5 साल के लिए उस गद्दी पर बैठेंगे। कैसे, क्या, कैसे, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है जी, क्या यहाँ तक आप बात समझ पाए? अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इस बात को थोड़ा सा आप समझना। अगले पेज पे चलते हैं। गाजी मलिक जो है, क्योंकि ऑलरेडी ये पहले कभी इक्तेदार हुआ करते थे, इक्तेदार हुआ करते थे और बाद में आगे जाके जो है ये बन जाते हैं यहाँ से सुल्तान, तो डेफिनेटली इनकी एज अच्छी खासी होगी। भाई कोई कहीं का इक्तेदार है तो वो अच्छी खासी उम्र का होगा, तभी वो पूरे के पूरे प्रांत को संभाल रहा था। तो इसका मतलब ये है कि कोई इनका बेटा भी होगा। तो इनका बेटा हुआ करता था एक, जिसका नाम था जोना खान। ये बताना जरूरी है क्योंकि आगे जाके मैं इस रिलेशन का इस्तेमाल करने वाला हूँ। यानी गाजी मलिक जो है, इनका एक बेटा हुआ करता था जिसका नाम था जोना। ठीक है जी, हाँ जनरली यस मनी, आप ऐसा समझ सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही, जॉन, हाँ बिल्कुल सही, स्पॉयलर्स आ चुके हैं। देखिए जो भी बच्चे से एमबीटी लिख रहे हैं, आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा बाकी बच्चों का, और आप मान लेते हैं सब मंत्रालय में है, शाम को आप मूवी देखने जाना चाह रहे हैं, तो इन बच्चों के साथ बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि आपको पहले ही बता देंगे काजोल ने ही मर्डर करा है। तो ऐसे बच्चों के साथ जाने का कोई फायदा नहीं है, आपके जीवन की जो चटपटी बातें हैं उसे पूरे तरीके खराब कर देंगे। चलो फोकस करें, मुझ जैसे इंसान को लेके जाएं, बिकॉज मैं बहुत बढ़िया से जो है आपको स्टोरी प्रेजेंट करके दूंगा। गाजी मलिक का बेटा था जोना खां, थोड़ा सा समझना। अब होता क्या है कि ये इंसान जो गाजी मलिक है, ये क्योंकि दिल्ली से अपनी शुरुआत करता है, तो दिल्ली को क्या इंप्रेस करने की कोशिश करेगा? टू इम्प्रेस दिल्ली, दिल्ली समझ गए ना, मतलब दिल्ली वालों को एक तरीके से इंप्रेस करने के लिए, अपना इम्पैक्ट छोड़ने के लिए एक नया शहर बना देगा, फाउंडेड तुगलकाबाद।
आई होप आप समझ पा रहे हैं, जो हमारी सभी गवर्नमेंट्स को आइडिया आता है कि सरकार पावर में आने के बाद कुछ ऐसा बना दो जिससे वो अमर हो जाए। ये आइडिया कहाँ से आया? इतिहास के पन्नों से आया, और ऐसा एक सरकार नहीं, हर एक सरकार ऐसा काम करती है जिससे कि सरकार जब चली जाए तो उसकी वापसी का कुछ कोशिश रहे। जिससे कि मान लेते हैं कि सरकार चली भी गई तो बाद में भी कोई ऐसी चीज़ है जिससे हमारा नाम जुड़ा है, तो हो सकता है 10-20 साल बाद हम वापसी आ जाए। ये जो तुगलकाबाद है, ये आपको कहाँ देखने को मिलता है? ये आपको दिल्ली में देखने को मिलता है। दिल्ली में मेरा ख्याल जो ओखला वाला इलाका है, उस तरफ ये आपको देखने को मिलता है। शायद वॉयलेट लाइन पे बदरपुर जो स्टेशन है उससे 1 या 2 पहले स्टेशन है, नॉट इम्पोर्टेंट, सिर्फ समझने के लिए समझते हैं। तुगलकाबाद नाम की एक जगह बनाई, मैं उम्मीद कर रहा हूँ इस बात को आप समझ पाए। तुगलकाबाद दिल्ली के अंदर पड़ता है, दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में, दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में उम्मीद कर रहा हूँ आप समझते होंगे, यानी दिल्ली के बाहर की तरफ पड़ता है, दिल्ली का हिस्सा ही इसे आप कह सकते हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं। अब हुआ क्या, इसका बेटा हुआ करता था जोना खां, इसने जोना खां को भेजा, लिख देता हूँ। हिस्ट्री समझना थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है तो फोकस आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। गियासुद्दीन तुगलक, जीएसटी, सेंट जोना खां टू तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना पे बहुत अच्छा कंट्रोल था, शायद आपको याद होगा मलिक काफूर उर्फ आप कह सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी का, यानी मलिक काफूर का कंट्रोल का मतलब अलाउद्दीन खिलजी का कंट्रोल। बट क्योंकि अभी अभी खिलजी साम्राज्य खत्म हो चुका है तो तेलंगाना वाले चाहेंगे कि हम आजाद हो जाए, तो ये जो यहाँ पर अब काम है, तेलंगाना को कंट्रोल करने भेजा जोना खां को, और जोना खां सक्सीडेड, जोना खां कैप्चर्ड तेलंगाना। तो इससे आपको क्या सीखने को मिलता है कि जोना खां भी जो है अपने आप में एक बढ़िया चीज है, और आगे जाके जो है उस गद्दी पर हो सकता है दोबारा बैठे। इंप्रेस वाला भी आपको बता दूंगा, गाजी मलिक दिल्ली में एक शहर बनाता है तुगलकाबाद नाम का, अभी के लिए सिर्फ इतनी बात हम समझ सकते हैं। क्या इस बात को आप समझ पाए? और तेलंगाना में जाते ही तेलंगाना को कब्जे में लेता है एंड क्या करता है, एंड चेंज इट्स नेम टू सुल्तानपुर। आई होप ये भी आप सीख रहे हैं कि सरकारों को कहाँ से आइडिया आता है नाम बदलने का, अपना इम्पैक्ट देने का। हर इंसान की जुबान पे अपना किया हुआ चीज को लाने का सबसे बढ़िया तरीका है जगह का नाम बदल देना। एक बार इसे सोच के देखना। गाजी मलिक जोना खां का रिलेशन मैंने आपको समझा दिया है, और जोना खां का रिलेशन सुल्तानपुर से मैंने आपको समझा दिया है। अब बात को बड़ी ध्यान से समझना। एक पर्सनालिटी हुआ करती थी, शायद आपको याद होगा, जो कि न जाने कब से चलती आ रही है, जिनका नाम है निजामुद्दीन औलिया। औलिया, जिनका जो पूरा नाम है वो है हजरत निजामुद्दीन औलिया। हजरत निजामुद्दीन औलिया जो है, ये जो है कहाँ रहा करते थे? ये रहा करते थे दिल्ली में। आपने शायद देखा होगा, दिल्ली में ही निजामुद्दीन एक स्टेशन है, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया होगा, वहीं पे रहा करते थे। और ये बहुत बड़े, मतलब बहुत ही बड़े माना जाता है, सूफी संत थे, सूफी सेंट। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पर आपको मैं समझाना चाहूंगा जो कि आपके आगे चल के करीब 200-300 साल तक काम आएगी इस कोर्स में। वो ये है कि जब भी कोई राजा होता है, वो याद रखना हमेशा रिलीजियस हेड से बहुत अच्छी दोस्ती बना के रखता है। इसका मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ। मैंने यहाँ राजा लिखा है, राजा में सुल्तान भी हो सकता है, बादशाह भी हो सकता है, हिंदू राजा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, हर कोई। शायद आप ये बात आपने शायद उस मूवी में भी देखी होगी, पद्मावत में भी आपने शायद देखी होगी चीज, जो शाहिद कपूर है, उनके जो रिलीजियस हेड है वो उनके काफी ज्यादा करीब है। वो अलग बात है, आगे जाके जो चीजें हैं बिगड़ जाती है, बट इनिशियली आपने देखा होगा कि वो इतने करीब होते हैं कि वो सेम ही महल में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, और मतलब काफी ज्यादा सम्मान होता है एक दूसरे का। इसका रीजन थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो प्रजा होती है आमतौर पर वो राजा को बहुत अच्छा मानती है कि राजा साहब बहुत अच्छे हैं, बट एक ही ऐसी चीज है जो राजा से भी ऊपर होती है। वो क्या होता है? वो होता है रिलीजन। ये सबके साथ है, ये आज भी है, ये कल भी होगा, और ये कल भी था। क्योंकि अगर मेरे लिए कुछ भी मेरे देश के हेड से ऊपर है, वो मेरा रिलीजन हो सकता है। ऑब्वियसली जब आप पढ़े लिखे हो जाते हैं तो ये रिलेशन थोड़ा सा बदल जाता है, क्योंकि जब आप पढ़ाई लिखाई कर लेते हो तो आपको समझ आ जाता है कि हाँ भाई, हम किस तरीके दुनिया चलती है। बट इन जनरल जो राजा है उनके साथ साथ धर्म को भी हम बहुत कुछ मानते हैं। तो क्या अगर राजा साहब जो है रिलीजियस हेड के साथ अपनी दोस्ती बना के रखेंगे तो आपके लिए राजा का जो प्रेम है और ज्यादा बढ़ जाएगा कि हमारे राजा बहुत अच्छे हैं, वो हमारे कर्म का भी ध्यान रखते हैं, वो हमारे धर्म का भी ध्यान रखते हैं। इसी वजह से जो राजा साहब होते हैं वो हमेशा जो भी धर्म के हेड होंगे उनसे अच्छी खासी दोस्ती रखते हैं। बिकॉज देखिए, एक चीज मैं आपको समझाता हूँ, कभी पैसा कम होगा तो चल जाएगा, आदमी को उसके साथ जीने की आदत होती है, बट धर्म के खिलाफ कोई काम नहीं चल पाता। वी आर टॉलरेंट विद द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ आवर फैमिली। दोबारा बताता हूँ, हम अपने परिवार के कम पैसे में जीने से फिर भी काम चला लेते हैं, मानते हैं कि ये कल ठीक हो जाएगा। बट अगर हमारे धर्म से कोई छेड़खानी करता है तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करते। क्या ये हाई लेवल बातों को आप समझ पा रहे हैं? हाई लेवल क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इन बातों को पढ़ाई लिखाई वाले तरीके समझते हैं। बाकी लोग तो न जाने कुछ भी सोचते रहते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ रहे हैं। ये चीजें कायदे से तो आपको कोई समझाएगा भी नहीं, कोई 100 में से 2 ही मिलेंगे जो इतना डेप्थ में जाने की हिम्मत दिखाएगा, अदरवाइज कोई नहीं जाता इस रास्ते में। बट हम जाते हैं, हमें लगता है कि सिखाना जरूरी है। तो इसी चीज का इस्तेमाल करते हुए
क्या गियासुद्दीन तुगलक जो है वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से एक अच्छा संबंध बना के रखेंगे? उसका एक रीज़न ये है कि वो भले ही एक राजा हो, एक बादशाह हो, एक सुल्तान हो, लेकिन वो जो सुल्तान है वो भी मानता तो इस्लाम को ही है और इस्लाम के रास्ते पे कौन चलवाएगा? एक सूफ़ी संत चलवाएगा। तो ऑटोमैटिकली उनका जो कनेक्शन है निज़ामुद्दीन से बहुत ज़रूरी है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। देखिए ये सब सही है बनी, बट जब हम इसे हाई लेवल बहुत हाई लेवल पे ले जाके मतलब 100% इसी में घुस जाते हैं तो ये गलत हो जाता है। यानी ये जो चीज़ें हैं एक दवाई के जैसी हैं। अगर आप देखते हैं ये जो कनेक्शन की आप बात कर रहे हो, ये एक मेडिसिन जैसा है जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। फेथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फेथ इज़ वेरी, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास फेथ नहीं है तो आपका फिर क्या करेंगे हम लाइफ? फिर क्यों कर रहे हैं हम, है ना? फिर हम क्यों ही कर रहे हैं? बट फेथ के ओनली फेथ होना खतरनाक हो सकता है। दिस इज़ नॉट इंपॉर्टेंट। बस बाकी आप समझदार हैं तो आप समझ जाएँगे, नहीं समझ पाएँगे तो भी कोई बात नहीं। चलो आगे चलते हैं, फिर कभी सही। चलो जी, अब बात कर लेते हैं आपसे थोड़ी-सी गियासुद्दीन तुगलक की। तुगलक और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी? अब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जो हैं, इनके बारे में थोड़ी-सी हम बात कर लेते हैं। ये बहुत ज्ञानी थे। जो लोग हैं, जो पीपल हैं, वो इन दोनों को ही पसंद करा करते थे कि ये भी अच्छे और ये भी अच्छे। ये सुल्तान अच्छे, ये हमारा घर अच्छे से चलाएँगे और ये सूफ़ी संत ये हमारा मन अच्छे से चलाएँगे, यानी हमारा धर्म अच्छे से चलाएँगे। बट हुआ क्या, थोड़ी-सी कहानी बदल गई। क्योंकि एक ज़माना था जब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया हैं, इन्हें खिलजी वंश ने कुछ पैसा दिया था। इन्हें खिलजी वंश ने माना जाता है 5 लाख टन के दिए थे। ये फिगर जो है देखिए रफ़ फिगर है, अधिकतर किताबें अलग-अलग बताती है, बट माना जाता है खिलजी वंश ने इन्हें अलाउद्दीन खिलजी के समय 5000 टन के दिए थे। रीज़न आप समझ गए, क्योंकि तब भी जो है ऑब्वियसली एक कनेक्शन बना के रखना ज़रूरी होगा, तो तब भी स्टेबिलिटी को बना के रखने के लिए ऐसा काम करा गया होगा। अब तुगलक साम्राज्य में भले इनकी शुरुआत में सब सही चीज़ें सही चल रही थी, बट तुगलक साम्राज्य के जो हेड हैं गियासुद्दीन तुगलक, ये कहते हैं कि जब सब पैसा मेरे पास आ चुका है, तो ये पैसा भी मेरे पास आना चाहिए। जब अलाउद्दीन खिलजी का या खिलजी साम्राज्य का सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, तो व्हाई नॉट दिस 5 लाख टन का 5 लाख टन के जो है दिए गए थे। अब ये क्या करते हैं, ये कहते हैं गिव मी माय मनी, गिव मी माय मनी, यानी ये कहते हैं कि मेरा पैसा मुझे वापसी दो। बट हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जो है ये कहते हैं कि नहीं, मैं अभी नहीं दे सकता। ये इन्हें किस तरीके जो है टाल देते हैं, टाल देते हैं। ठीक है? ये कहते हैं नोप, मतलब ये इन्हें टाल देते हैं। ठीक है जी? थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अब गियासुद्दीन तुगलक और इनके बीच में क्या थोड़ी-सी दरार पड़ जाएगी, थोड़ा-सा इमेजिन करके देखें। यानी अब यहाँ पर हो जाएगा गियासुद्दीन तुगलक जो है और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जो है, इनके बीच में थोड़ी-सी अब दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली अब पैसा बीच में आ गया, पैसे का खेल है बाबू भैया। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। अब ये दोनों धीरे-धीरे जो है विद टाइम एक-दूसरे के अगेंस्ट हो गए, क्योंकि वो भी सुल्तान है तो वो भी अपनी नाक नीची नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने ना कहा होता तो अलग बात थी, बट अब सुल्तान ने कह दिया है। अब सुल्तान ने कह दिया तो काम पूरा होना चाहिए। उधर उनकी अपनी बातचीत पूरी है दुनिया में, तो वो भी अब अपने पे अड़ गए हैं। तो यहाँ पर एक कहानी थोड़ी-सी खराब होती है और समय बीतता है और एक समय आता है 1325 का, ईयर ऑफ डेथ ऑफ जीएसटी, है ना? 1325 में ये जो है थोड़ा-सा ध्यान रखना, एक रिवोल्ट होता है, रिवोल्ट इन बंगाल। बंगाल में एक रिवोल्ट होता है और ये बंगाल में रिवोल्ट कौन करता है? इक्तेदार जो है वो करता है, जिसका नाम है बुगारा खां। बुगारा खां। बुगारा खां का नाम का एक इक्तेदार हुआ करता था बंगाल में, वो रिवोल्ट कर देता है, वही सेम रिवोल्ट की मैं आज़ाद हूँ। और ये जो है अब यहाँ पर क्या होता है, गियासुद्दीन तुगलक जो है जाते हैं गोज़ बंगाल टू कंट्रोल द रिवोल्ट। समझ गए बात को? रिवोल्ट को कंट्रोल करने के लिए ये जो है बंगाल चले जाते हैं। अब आप थोड़ा-सा समझ के देखिए, अब गियासुद्दीन तुगलक चले गए हैं बंगाल और यहाँ पर दिल्ली की गद्दी पर कोई नहीं बैठा हुआ है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जी हैं, ये क्या करते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं, जौना खां शुड बी नेक्स्ट सुल्तान। समझ गए? यानी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जी जो हैं, इस समय अपना थोड़ा-सा सोच के एक काम करते हैं, जनता को कह देते हैं कि गियासुद्दीन तुगलक है वो जा चुके हैं, अब वो वापसी नहीं आएँगे, उनकी वहाँ पे हार और मृत्यु हो जाएगी। तो अब जो है जौना खां को आप अपना जो है अगला सुल्तान चुन लो। क्या मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं? पूरे तरीके बात आप पूरे तरीके से समझ चुके हैं। अब क्योंकि ये एक बहुत बड़े हेड हैं, तो क्या जनता इनकी बात पे थोड़ा-सा विश्वास करेगी? माना जाता है कि इन्होंने जनता को कुछ पैसे भी बाँटे थे, जिससे कि जनता का और इन पे जो विश्वास बढ़िया बन जाए। ठीक है जी? अब आप कहोगे सर औलिया जी ने कैसे डिक्लेयर करा? औलिया जी ने डिक्लेयर इस तरीके करा कि लोगों को अनाउंस कर दिया, अनाउंस्ड
समझ गए कि भाई ऐसा हो सकता है। और देखिए आप जानते होंगे इस बात को कि हम धार्मिक चीज़ों पे बहुत विश्वास करते हैं। बहुत बार ऐसा भी होगा अपना हाथ आप कहीं चेक कराने गए और उस इंसान ने कहा हो कि अरे इसके जीवन में तो सरकारी नौकरी है। और उससे क्या होता है कि आप उस तरफ खुद ही अपनी डायरेक्शन लेके चल पड़ते हो और एंड में आपकी सरकारी नौकरी लग जाती है क्योंकि आप मेहनती होते हो और वो चीज़ें उन चीज़ों पे विश्वास भी बन जाता है। बट आपको समझना होगा कि हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये सब होता नहीं। हम ये नहीं कहते कि हम नहीं मानते। हम तो ये क्या कहेंगे जी हम नहीं जानते। मतलब ये मत कहो कि मैं नहीं मानता। ये कहो जी मैं नहीं जानता। क्योंकि हो सकता है कुछ हो आपको ना पता हो, क्या दिक्कत की बात है? चलो आगे चलते हैं। मैं आपको बताता हूँ हिमांशु। मैं उम्मीद करूँ थोड़ी बहुत बेस जो है आपकी बन गई है। अब जौना खां जो है, थोड़ा समझने की आप कोशिश करना। जौना खां जो हमारे हैं, वो अगले सुल्तान बनने के कंटेंडर बन जाते हैं, लेकिन अभी ऑफिशियली वो सुल्तान नहीं बने हैं। क्या इस बात को आप समझ पाए? ऑफिशियली नॉट येट। समझ गए? बस जनता में हवा उड़ गई है कि अगले सुल्तान जो है वो बनेंगे जौना खां। अब ये खबर जब हवा में उड़ी है तो कहाँ तक जाएगी? ये पार्टी चली है तो दूर तक जाएगी, केटरिंग वाले की शामत आएगी। यानी यहाँ पे ये जो हवा उड़ी है तो दूर तक जाएगी और ये कहाँ तक जाएगी? गियासुद्दीन तुगलक तक जाएगी। अब गियासुद्दीन तुगलक कहेंगे जी लाहौर विलायत ये क्या बात हुई? अभी मैं जिंदा हूँ, अभी हम जिंदा हैं, ऐसे कैसे आपने को डिक्लेयर कर दिया? तो इनके पास एक मैसेंजर आया जिसने कहा कि भाई देखो दिल्ली में तो ये ऐसा ऐसा मसला हो चुका है। तो इन्होंने उसी मैसेंजर के हाथ क्या कहा कि एक काम करो, मेरा रिवर्ट करो कि मेरे आने से पहले हजरत निजामुद्दीन औलिया जो है, हजरत निजामुद्दीन औलिया को कहो कि दिल्ली से चले जाएं, वरना मैं आते ही जो है इनकी हत्या करा दूंगा। समझ गए जी? यानी कोल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका है। गियासुद्दीन तुगलक तक खबर पहुंची है कि दिल्ली में ऐसा ऐसा हो रहा है और गियासुद्दीन तुगलक ने वापसी एक सुल्तान होने के नाते एक बहुत बड़ा फरमान जारी करा है कि मेरे आने से पहले, वापसी आने से पहले इन्हें कह दो कि दिल्ली से चले जाए और वरना जो है मैं आते ही इनका कत्ल कर दूंगा। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया जो है वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं दिल्ली अभी दूर है। और मैसेंजर गया भैया, फुटबॉल बना रखी है तुमने मेरी, क्या चक्कर है? आपस में डायरेक्टली बात कर लो। यानी यहाँ पर हजरत निजामुद्दीन औलिया जो है अपनी आखिरी बात कहेंगे कि दिल्ली अभी दूर है। बट यहाँ पर क्या होता है, अब कहानी थोड़ी सी अलग निकलती है कि गियासुद्दीन तुगलक जो है रिवोल्ट कंट्रोल कर लेते हैं, कंट्रोल्ड द रिवोल्ट एंड कम्स बैक। समझ गए? ये कुछ डायलॉग इनके हैं, कुछ डायलॉग मेरे हैं। देखो नितिश, क्योंकि कुछ डायलॉग जब तक मैं नहीं फिट करूंगा तब तक मजा नहीं आएगा। जैसे दिल्ली अभी दूर है, अभी कहा नहीं कहा इन्होंने, लेकिन आपको समझाने के लिए डायलॉग बिल्कुल फिट है। और नॉट येट भी इन्होंने नहीं कहा था, ये गिव मी माय मनी भी इन्होंने नहीं कहा था। तो कुछ चीजें मैं अपने पास से ऐड करता हूँ जिससे कि आप चीजों को अच्छे से समझ पाए। ठीक है, आगे चलते फिर से रिपीट कर दूंगा एक बार, पूरा क्वेश्चन रिची में समझा देता हूँ। अब हुआ क्या, बंगाल से वापसी आ गया कौन? जीएसटी। समझ गए? और यहाँ पर हजरत निजामुद्दीन औलिया बैठे और दिल्ली की बाउंड्री है। समझ गए? अब यहाँ पर किसी की तो बात खराब होनी है, क्योंकि अगर ये वापसी आ गए तो हजरत निजामुद्दीन औलिया जी की जो भविष्यवाणी हो गलत साबित हो गई और उससे क्या है कि आजीवन जो उन्होंने इज्जत अपनी कमाई जनता के आगे वो खतरे में है। अब गियासुद्दीन तुगलक जो है ये अगर वापसी ना पहुंचे तो इनकी बात खराब हो जाएगी कि देखो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने जो बात कही थी वो सही हो गई। ठीक है जी? अब है क्या यहाँ पर कहानी कि दिल्ली को अगर आप कभी अच्छे से देखते हैं तो दिल्ली का जो ये वाला इलाका है यहीं पर तुगलकाबाद पड़ता है। दिल्ली का मैप में नहीं जानता कि आपको कितना पता है, बट दिल्ली का इसी हिस्से में तुगलकाबाद, हल्का हल्का मैं आपको आइडिया दे सकता हूँ। और तुगलकाबाद बनवाया भी किसने था? गियासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, दिल्ली जाने से पहले एक बहुत बड़ी शाही दावत रखते हैं। यहाँ पर एक पार्टी होगी, पार्टी होगी यहाँ पर, बॉर्डर पर है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और पार्टी होगी यहाँ पर तुगलकाबाद में, और इस पार्टी में जो है जीएसटी के लिए बहुत स्वागत करा जाएगा कि हाँ भाई मजा आ गया, आप तो जीत के आ गए। अब होगा क्या, पार्टी होने में इनके लिए एक महल बनवाया गया था जिसमें विश्राम कर रहे थे। अब अगेन ये जो कहानियां हैं कुछ जगह आपको मिलेंगी कुछ जगह नहीं मिलेंगी, बट अधिकतर सोर्सेज ऐसा कहते हैं कि इनके लिए एक महल बनवाया गया था लकड़ी का। अब ये उसमें रात को विश्राम कर रहे थे और वो महल के आसपास आप जानते हैं उस समय हाथी घोड़े सब हुआ करते थे। तो हाथी जो है इस महल को टक्कर मार देता है और जो महल है ये पूरे तरीके नष्ट हो जाता है, टूट जाता है, और इसी के नीचे दब के गियासुद्दीन तुगलक की डेथ हो जाती है और हजरत निजामुद्दीन औलिया की जो भविष्यवाणी है वो सत्य हो जाती है, यानी सच हो जाती है। समझ पाए? फिर से बताता हूँ, यानी गियासुद्दीन तुगलक दिल्ली के पास पहुंचे लेकिन दिल्ली में एंटर नहीं कर पाए और एक रात पहले जो दावत हुई थी उसमें उनकी अपने ही महल के नीचे दब के मृत्यु हो गई और यहाँ पर हजरत निजामुद्दीन औलिया की जो बात है वो सत्य हो गई। अब आपको लगेगा अरे दया दाल में कुछ काला है, समझ पा रहे हैं ना क्या? अब ये एक रहस्य है जिसे हम रहस्य रहने देते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। देखिए दोनों चीजें जरूरी है, धर्म का सम्मान करना भी पूरा जरूरी है। और जब एसएससी इतना डेप्थ में नहीं जा रहा कि बताओ क्या हुआ कैसे हुआ, तो हम अननेसेसरली यहाँ पर किसी की बुराई अच्छाई क्यों करें, है ना? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अब जो हुआ वो सब इनके साथ चला गया। आगे चलते हैं जी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। डेथ टाइम, देखिए टाइम तो ऐसे मैं नहीं बता सकता, पोस्टमार्टम मैंने नहीं करा है, बट इन जनरल मैं आपको बता सकता हूँ 1325 में इनकी डेथ हुई थी।
ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। एक बार यहाँ तक की कहानी रिपीट कर दूं फटाफट से, लेकिन फिर एंड में मैं इसे रिपीट नहीं करूंगा जी। इसका रिवीजन मैं यहाँ तक करा देता हूँ, फिर आगे चलेंगे जोना खां की तरफ। बस एक लाइन लिख देता हूँ कि जोना खां जो है, जोना खां बिकेम सुल्तान इन 1325। अरे बड़े चटपटे इंसान है जी, मजा आ जाएगा आपको। जी हाँ बिल्कुल, लियोनार्डो आज सुबह मैंने खबर पढ़ी, बहुत ही बढ़िया इंसान है। देखिए मैं यही कहूंगा, लियोनार्डो सही क्या गलत क्या ये तो नहीं पता, बट हाँ इससे एक बात मुझे समझ आती है कि डेमोक्रेसी में ताकत है। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार ने पहले गलत करा था अब गलत करा, इट डज नॉट मैटर टू मी। सरकार को हमने पावर दी है, वो जो चाहे कर सकती है, बट हाँ इससे ये बात अच्छी है कि सरकार के पास जनता की आवाज पहुंचती है। तो ये डेमोक्रेसी की जीत है, मैं ये आपको कह सकता हूँ कि जनता को जो चाहिए वो जनता को मिलना चाहिए, क्योंकि जनता ने ही उन लोगों को चुना है। बाकी जो है देखिए ठीक है, अपनी तरफ से जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है। मैं आपको यहाँ तक जो है चीजों को रिवाइज कराता हूँ। क्या आप तैयार हैं दोस्तों? चलो जी शुरू करते हैं, फटाफट से कहानी को देखते हैं। मैंने एक छोटा सा करेक्शन कराया, वो करेक्शन जो है मैंने आपको करा दिया था। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सबने नोट कर लिया। जो बच्चे लेट आए वो करेक्शन कर लेना कि बलबन की बेटी की शादी हुई थी नसीरुद्दीन से, ना कि नसीरुद्दीन बेटी की शादी हुई थी बलबन से। ठीक है जी, इस बात को आप ध्यान रखें। अब उसके बाद हमने बात करी अलाउद्दीन खिलजी की कैश सैलरी एक्सपेंशन की और मार्केट रेगुलेशन की। दो चार पॉइंट मैंने आपको नोट कराए खिलजी से जुड़े कि इसने एक मंडी बनाई थी, सराय अदल बनाया था, और उसके अलावा जो है इसने शाहना ए मंडी जो है चुना था एक इंसान को। उसके अलावा बरीद है, मुनियास है, या फिर मंडी है, ये सब चीजों की हमने बात करी, शाहीनाई मंडी की बात करी। बाकी हम यहाँ तक सब समझ चुके हैं। ठीक है, ये सब बातें पुरानी हो चुकी हैं। मैंने आपको बताया कि मुबारक शाह खिलजी उस गद्दी पर बैठे 4 साल के लिए और एक इनकेपेबल रूलर थे। और उसके बाद क्या होता है, गाजी मलिक नाम का इंसान है जो कि इक्तेदार होता है पंजाब का, वो आके इन पे आक्रमण करता है, इनकी हत्या कर देता है और इनका एंड हो जाता है। गाजी मलिक जो है अगले सुल्तान बनते हैं गियासुद्दीन तुगलक के नाम से, जो कि तुगलक साम्राज्य के हैं। ठीक है जी, आपको एक बात समझनी होगी, ये जो कमेंट सेक्शन है अनअकैडमी का कमेंट सेक्शन है, ना ही आपके व्हाट्सएप ग्रुप का है, ना ही ये कोई यूट्यूब की कोई न्यूज का कमेंट सेक्शन है। तो इसे उसी तरीके का प्रेजेंट करें मेरे सामने, मतलब मुझे वो शो करें कि आप उस गद्दी पर बैठने के लिए तैयार है। वो बचकानी बातें ना करें जो 9वीं 10वीं का बच्चा करता रहता है। ठीक है, ऐसे बिहेव ना करें कि अभी अभी आपको जिंदगी में पहली बार अल्फा बीटा गामा पता लगा है और आप बिल्कुल उछल के कुछ भी कहे जा रहे हैं उसके बारे में। ठीक है, आप जिस गद्दी पर बैठने जा रहे हैं कोशिश करा करें आप उस तरीके की बातें करें। आपको हर सरकार के साथ काम करना आना चाहिए, क्योंकि आप सरकारी नौकरी में जा रहे हैं। ठीक है जी, आप फोकस करें। गाजी मलिक जो है वो गियासुद्दीन तुगलक के नाम से तुगलक साम्राज्य की स्थापना करते हैं। आगे चलते हैं, गियासुद्दीन तुगलक जो है तुगलक डायनेस्टी की शुरुआत करते हैं 1320 में, जो कि 1414 तक जाएगी, बट ये खुद जो है सिर्फ 5 साल के लिए उस गद्दी पर राज करते हैं। ठीक है जी, और गाजी मलिक गियासुद्दीन तुगलक बहुत बार बता दिया, बहुत बार हमने इसका डिस्कशन कर लिया, 1320 से 1325 तक रहते हैं। उसके बाद जौना खां की थोड़ी सी बात करी, सुल्तानपुर की बात करी, और उसके बाद हमने हजरत निजामुद्दीन औलिया की थोड़ी सी बात करी, थोड़ा सा मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, और बस ये कहानी हम समझ चुके हैं। रिवोल्ट ऑफ बुगारा खां हमने समझा, और उसके बाद बंगाल गए, वहां से वापसी और उनकी डेथ हो गई। अपने लिए मुद्दे की बात सिर्फ इतनी सी है। ठीक है जी, चलें आगे। इसके नोट्स आप नहीं बना पाएंगे बेटा, इनकी टूम जो है ज्ञान वो दिल्ली में है, मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ टूम ऑफ गियासुद्दीन तुगलक, ये तुगलकाबाद में होगी। इसके नोट्स बनाना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये कहानियां है, देखिए, तो बस सुनते चले। ऐसा देखिए शिखा इस वजह से हो सकता है बिकॉज मैं आपको इसकी एनालॉजी समझाता हूँ। 1 मिनट लेके आपको एक एनालॉजी समझाता हूँ, सब जगह काम आएगी। जो फाउंडर्स होते हैं वो ज्यादा क्यों नहीं जी पाते, पहला इसका रीजन हो सकता है मैटर ऑफ फैक्ट है, या मैटर ऑफ चांस है, मैटर ऑफ चांस कि भाई कोई किसी तरीके मर गया, कोई किसी तरीके मर गया। लेकिन दूसरा जो लॉजिक है ये आपको शायद समझ आए। ये लॉजिक ये है कि देखिए इन जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो ज्यादा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन से। इसका मतलब ये है किसी डायनेस्टी को स्टार्ट करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। वो स्टार्टिंग से काफी समय पहले तक ही एक्टिव होते हैं ऑलरेडी उस पॉलिटिक्स में, बहुत एंड में जाकर जो है उस गद्दी पर बैठ पाते हैं। तो भले ही हमें इनका ये वाला टर्म दिख पाता है 4-5 साल 2 साल का, बट इनकी जो एक्चुअल जर्नी होती है वो इतनी बड़ी होती है, क्योंकि ये फाउंड कर चुके हैं तो अगले वाले की भी इतनी बड़ी जर्नी है, तो हमें इसकी पूरी जर्नी दिख जाती है। समझ गए क्या लॉजिक है? जैसे कि हमें अब यहाँ पर जौना खां दिखेगा तो हमें 1351 तक दिखेगा, 25-26 साल, बट इनकी जर्नी सिर्फ 5 साल दिखी है। 5 साल एज सुल्तान है, बट वो फाइट जो कि सुल्तान बनने के लिए लगी है उसके लिए कई साल लगे, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपके लिए इतना एक्सप्लेनेशन काफी है। चलो जी, अब आगे भागते हैं। जौना खां बिकेम सुल्तान इन 1325 एंड कब तक रहेंगे? टिल 1350 में। चलो समझते हैं जी क्या कहानी है। गियासुद्दीन तुगलक की टोम जो है तन्नू, वो तुगलकाबाद दिल्ली के अंदर है। चलें आगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप बात समझ पाए। अगले सुल्तान है जौना खां। अब हम जौना खां पे फोकस करेंगे और आप जो है स्क्रीन पे फोकस करेंगे। ठीक है, जौना खां जो है ये भी विकसित हो गए, और इनका नाम जो है इन्होंने खुद को ही टाइटल दिया, वो है मोहम्मद बिन तुगलक का, मोहम्मद
एसएससी के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, बहुत सारे सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे। मोहम्मद बिन तुगलक जो है वही जौना खां है। आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं कि गाजी मलिक यानी गियासुद्दीन तुगलक है और जौना खां जो है वही मोहम्मद बिन तुगलक है। रियल नाम पूछा जाता है और फाउंडर में भी बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो जीएसटी जो है वो फाउंडर है, एमबीटी जो है फाउंडर नहीं है। ठीक है जी, याद रखेंगे जीएसटी और एमबीटी में सबसे पहले जी आता है, उसके बाद एम आता है, तो ये फाउंडर है और इनके बाद आए हैं। कुछ जुगाड़बाजी है जिससे आप पेपर में कंफ्यूजन अपना दूर कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, एचएनए मॉरली तो गलत काम किया, बट एट प्रेजेंट भी एक्ट को नेग्लेक्ट क्यों किया जाता है? देखिए मॉरल इमोरल आपको थोड़ा समझना होगा, इसमें से क्या इमोरल है, मुझे 1 मिनट लेके मुझे समझाओ फटाफट से। व्हाट इज इमोरल इन दिस? डिड ही किल हिम? नो। डिड ही से समथिंग दैट वाज इनकरेक्ट? नो। उन्होंने बस एक भविष्यवाणी करी और जो कि सत्य हो गई। बताओ इसमें क्या इमोरल है? फटाफट से एक बार टाइप करके मुझे बताओ जब तक मैं आगे भागता हूँ। मोहम्मद बिन तुगलक जो है इनकी शुरुआत होती है और इनका एक्चुअल नाम आपको पता होना चाहिए। इनका एक्चुअल नाम आपको पता होना चाहिए। क्या है जी? इनका एक्चुअल नाम है जोना। ठीक है, क्या यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं? अब मेरी बात ध्यान से समझो। अरे यार क्या बात कर रहे हो? बट ही वेंट टू सर्टेन एक्सटेंट। कहाँ लिखा है ऐसा बेटा? कहाँ लिखा है ऐसा? कहीं नहीं लिखा है ऐसा कि उन्होंने कुछ करा है। आप समझ नहीं रहे, कहाँ लिखा है ऐसा? कहीं कौन कह रहा है एग्जीक्यूट करा है? क्या कर रहे हैं आप लोग फिर ज्यादा ज्ञान आपको कैसे मैं दे पाऊंगा? ऐसा बेटा कहीं नहीं लिखा बेटा कि उन्होंने उनकी हत्या कराई। ऐसा कोई नहीं कह रहा, कोई किताब ऐसा नहीं कहती है कि जौना खान जो हजरत निजामुद्दीन औलिया है, उन्होंने उनका उनका कोई कनेक्शन भी नहीं है गियासुद्दीन तुगलक की डेथ से। ठीक है, मैं फिर बताता हूँ, हजरत निजामुद्दीन औलिया जी का कोई कनेक्शन नहीं है गियासुद्दीन तुगलक की डेथ से। ठीक है, आई होप ये स्टेटमेंट वाइज आप समझ चुके हैं। चलो आगे चलते हैं। अ, जौना खां जो है इसने टाइटल इसे मिला मोहम्मद बिन तुगलक का। आप पता नहीं जो है कहाँ चले गए हैं मेरे दोस्तों। ये होता है जब बड़ा ज्ञान मिलता है 17-18 सालों में, तो ऐसे ही होता है। ये बात आए जाए मेरे ख्यालों में, तो ऐसे ख्याल को भी साइड रखें और स्क्रीन पे फोकस करें, बिकॉज पेपर जो है वो ये कंटेंट पूछेगा जो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। ठीक है, देखिए जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसे मैं एमबीटी से डिनोट करूंगा और इनके बारे में माना जाता है कि बड़ी अलग चीज थी, बहुत ही अलग। मतलब इनका दिमाग जो है बड़ा अलग था, यानी अपने अलग ही तरीके काम करा करते थे। मैं आपको समझाता हूँ। अब होता क्या है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है, थोड़ा समझने की आप कोशिश करना कि ये जो है ही वॉज एजुकेटेड और वो भी हाईली, बट इम्प्रैक्टिकल स्टेट्समैन। मतलब बहुत ही पढ़े लिखे हैं लेकिन इम्प्रैक्टिकल स्टेट्समैन है। इसका मतलब ये है कि देखिए ज्ञान से आप देश को नहीं चला सकते। इसी वजह से जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं वो पीएम नहीं होते। समझ पा रहे हैं? हम बचपन में सोचते थे ना कि यार इन्हें कह दो उस गद्दी पर जाके बैठ जाएं। हम बचपन में सोचते थे आईआईटीएंस को कह दो कि ये नेता बन जाए। ऐसा हो सकता है कुछ केसेस में, जैसे कि जयशंकर जी हैं हमारे, वो बहुत पढ़े लिखे हैं और बहुत बड़े मंत्री भी हैं। बट इन जनरल ऐसा नहीं होता है कि आप देखोगे कोई बहुत पढ़ा लिखा है जो कि वहां तक पहुंच गया। ऑब्वियसली केजरीवाल जी हैं, शशि थरूर जी, देयर आर सम एक्सेप्शंस, बट इन जनरल आपको समझना होगा कि जो गद्दी है लीडर की, लीडर बनने के लिए आपको एजुकेशन की नीड नहीं है। एजुकेशन चाहिए, अच्छी बात है तो, बट ऐसा नहीं है कि एजुकेशन नहीं है तो आप लीडर नहीं बन सकते। लीडर बनना एक अलग क्वालिटी है जिसका छोटा सा हिस्सा है एजुकेशन। समझ गए जी बात को? यानी लीडर बनने में मेन चीज जो चाहिए, इट इज द कनेक्शन विद पीपल। अगर कनेक्शन है आपका लोगों के साथ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप शून्य पढ़े हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑब्वियसली पढ़ाई लिखाई तो जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, कौन मना कर रहा है। बट देखिए पढ़ाई लिखाई उसी तरीके जरूरी है जैसे सचिन को पढ़ाई लिखाई की जरूरत है। सचिन को पढ़ाई लिखाई की जरूरत क्यों है? जिससे कि वो चीजों को समझ पाए कि हाँ भी मुझे वहां जाके स्पीच देनी है। अच्छा, इसे बीएटी बैट बोलते हैं, इसे बीएएलएल बॉल बोलते हैं। लेकिन इन जनरल सचिन को क्रिकेट खेलना आना चाहिए। क्रिकेट खेलना आता है तो बाकी सब चीजें सेकेंडरी है। इसी तरीके जो नेता लोग होते हैं उन्हें जनता की बातों को समझ के उससे कनेक्ट करके आना चाहिए और अपना डायरेक्शन आईएएस आईपीएस आईएफएस ऑफिसर्स को देना आना चाहिए। बस खेल खत्म। बाकी पॉलिसी जो बनाने का काम है वो किसका है? वो काम है हमारे जो सरकारी अफसर होते हैं उनका। ठीक है जी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पाए। अब ये बात यहाँ पर समझाना क्यों जरूरी था? बिकॉज ही वॉज वेरी मच एजुकेटेड बट नॉट अ प्रैक्टिकल स्टेट्समैन, यानी नॉट अ प्रैक्टिकल लीडर। अब आपके हिसाब से क्या फेलियर होगा या क्या होगा? ऑब्वियसली ये फेलियर होने वाला है, बिकॉज लंबे समय में जब कोई प्रैक्टिकल स्टेट्स पर्सन नहीं है तो वो काम नहीं कर पाएगा। ठीक है जी। वो उनका बैकग्राउंड में यानी कि सब चल रहा है, मतलब क्योंकि वो सूफी संत है तो उनका पॉलिटिक्स से कोई खास कनेक्शन नहीं है। अब ये जो है मॉनेटरी एक्सपेरिमेंट्स उन्हें बड़े पसंद थे। मॉनेटरी एक्सपेरिमेंट्स करा करते थे।
यानी फाइनेंशियल लिटरेसी जो है इन्हें कुछ ज़्यादा मिल गई थी और उसका इस्तेमाल ये करना चाहते थे रियल लाइफ में, और उसके चक्कर में क्योंकि ये सुल्तान भी थे, तो बहुत बड़े-बड़े फैसले ये जो है ले लिया करते थे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ इस बात को आप समझ पा रहे हैं। ये भी आप ध्यान रखेंगे, इन्हें अरेबिक भाषा बहुत अच्छे से आती थी और पर्शियन भाषा भी जो है बहुत अच्छे से आती थी, क्योंकि इन्होंने पढ़ाई-लिखाई करी थी। ये इन दोनों लैंग्वेजेस के जो है एक्सपर्ट हुआ करते थे। आप अगर नोटिस करते हैं तो मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो सबसे पहले एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स कराता हूँ मैं इन लोगों का आपके सामने, उसके बाद मैं डेटा को समझाता हूँ। बिकॉज़ इससे क्या होता है कि आप उस पर्सनैलिटी को समझते हैं और लंबे समय तक आपको डेटा याद रहता है। यानी एमबीटी जो है, जो कि जॉना खान है, अ वो अपने आप में बहुत पढ़े लिखे हैं, उन्होंने तेलंगाना भी अभी जीता है, बट फिर जब गद्दी पर आके वो बैठे तो वो उस तरीके के काम नहीं कर पाए जैसा वो खुद से एक्सपेक्ट कर रहे थे। इसी वजह से कुछ इन्हें कहते हैं कि ये डबल माइंडेड थे, कोई इन्हें इनसेन कहता है, कोई इन्हें पागल कहता है, कोई इन्हें कहता है पढ़ा लिखा पागल। आपने सुने थे ना वो लोग, हम भी शायद उनमें से ही होंगे जो कहते थे क्या करेंगे पेपर की तैयारी करके, 2012 में तो दुनिया ही खत्म होनी है। दुनिया तो नहीं खत्म हुई, अपनी दुनिया खत्म हो गई क्योंकि पढ़े ही नहीं। तो ऐसा बहुत लोग करते थे कि 2012 में तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो बहुत सारा डेटा मैंने आपको जो है यहाँ पर अब लिखवा दिया, ठीक है जी। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, थोड़ा समझने की हम कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो कई सारे काम करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक, ये जो है बिल्कुल रुचि, ये क्या करेंगे, ट्राइड टू अबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ सती। सती प्रथा जो है, जो कि हिंदुओं के काफी करीब हुआ करती थी उस समय, उसे ये बंद करने की कोशिश करेंगे। अब सती प्रथा के बारे में शायद आप जानते हैं कि सती प्रथा जो है न जाने कब से चलती आ रही, गुप्त काल की बातें हैं जब से सती प्रथा चलती आ रही है, और हाल ही में अभी ये बंद हुई है, करीब 200 साल पहले आप कह सकते हैं। तो ये बड़ी खतरनाक चीज हुआ करती सती प्रथा, जिसके अंदर क्या होता था कि अगर किसी की, इफ अ मैन डाइज, हिज वाइफ विल डाई। जी हाँ, ऐसे ही है ये, सच में ऐसे ही है। आपको सुनने में बड़ा ऑकवर्ड लग रहा होगा, बट दिस इज व्हाट इट इज। यानी अगर एक आदमी की मृत्यु होगी तो उसकी जो चिता होगी उसी के ऊपर जो है उसकी वाइफ को भी जो है जला दिया जाएगा। जी हाँ, जला दिया जाएगा, मैं सही बोल रहा हूँ, बिकॉज शुरू में जो कुछ लोग थे वो अपनी मर्जी से जले थे, बट लार्जली माना जाता है कि बाद में जबरदस्ती जो है इंसान को जलाया जाता था। तो ये एक सती प्रथा का जो कस्टम है, ये सिंस गुप्त साम्राज्य यानी गुप्ता डायनेस्टीज से चलता आ रहा है। गुप्ता पीरियड लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा, जोहर इससे ही एसोसिएटेड है। नहीं नहीं, ये तो दिल्ली आ चुके हैं ना, नित्या सुल्तान बन के दिल्ली आ चुके हैं। ये तो वहां गए थे, जीत के वापसी आ गए थे, ठीक है जी। गुप्त पीरियड जो है इससे चल रहा है, और माना जाता है गुप्त पीरियड में ये जो बात है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा। गुप्ता पीरियड जो है काफी पुराना पीरियड है, और यहाँ पर एक रूलर हुआ करते थे जिनका नाम था रामगुप्त। अब ये मानने वाली बातें हैं, देखिए कि माना जाता है कि रामगुप्त जो है इनके एक सेनापति हुआ करते थे, गोपराज। अब गोपराज जो है इनके सेनापति हुआ करते थे, गोपराज डाइड। अब इनकी मृत्यु के बाद क्या होगा कि गोपराज के मरने के बाद गोपराज जी की जो वाइफ है वो भी इनकी जलती हुई चिता में कूद जाती है और उनकी भी डेथ हो जाती है। क्या यहाँ तक आप बात समझ पाए? यानी पहली जो हमारी सती है हमारे इस दुनिया की, आप कह सकते हैं, उनका नाम तो नहीं पता क्योंकि बहुत पुरानी बात है, बट माना जाता है कि वो रामगुप्त के सेनापति जो है उनकी वाइफ थी, जो जिनके सेनापति का नाम था गोपराज। क्या इस बात को आप समझ पाए? अब अगर आप इस चीज को देखते हैं तो कुछ लोग इसे सही कहेंगे, कुछ लोग इसे गलत कहेंगे। सही क्यों कहेंगे जी, वाह भाई अपने आदमी के लिए जो है जान दे दी, कितनी बड़ी बात है। गलत वाले ये कहेंगे भाई वो भले ही उनकी वाइफ थी लेकिन एज अ पर्सन भी वो कुछ थी, तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इन एनी केस जो हुआ मैं आपको वो बता रहा हूँ। इतिहास को इतिहास में ही रखते हैं और सिर्फ उससे ज्ञान ले लेते हैं, रादर देन उस पर कॉमेंट करने की कि वो सही है या गलत है, बिकॉज अपने काम का तो ज्ञान है। समय आगे बीता, कुछ लोगों ने और ऐसे ही जान दी, धीरे 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 चलते चलते जो है ये कस्टम बन गया कि जो आदमी की डेथ होगी तो उसकी औरत को भी जो है उन्हीं के साथ जला दिया जाएगा। बिकॉज ये देखिए, अगर आप थोड़ा सा सोचते हैं उस जमाने के हिसाब से, तो माना जाता था कि जो महिला है वो बहुत ज्यादा खतरे में हो सकती है, क्योंकि उनकी जो एक वॉल है वो जा चुकी है ना। जो मैं उनकी सोच है लोगों की वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज वो वॉल जो कि एक हस्बैंड हुआ करता है वो नहीं है, तो उनके जीवन को पूरे जीवन खतरा है, तो इस वजह से ऐसा कर दो। बट क्या ये लॉजिकल है कि खतरे वाले जीवन की जगह उन्हें मौत दे दो? ऑब्वियसली इससे बुरा तो कुछ है ही नहीं कि अनजान लोग उन्हें परेशान करें, उससे बड़ी आप ही उन्हें परेशान कर दो। तो इट वॉज बेसिकली इलॉजिकल, बट जो हुआ वो यही है ना। अब देखिए, इसीलिए कहा जाता है कि हर चीज को आंखें बंद करके मान लेना भी सही नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, ठीक है जी।
आज हम सब जानते हैं कि सती प्रथा गलत है, बट एक ज़माना था जब जो सती होती थी, इन्हें सती माता कहा जाता था। तो क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये अपने आदमी के लिए जान दे देती थी। बट इसी को गलत फ्रेम करा गया बिकॉज़ हम इनकी जान ले लेते थे, है ना? चुभने चुभने वाली बात है, बट यही सत्य है कि ये जान देती नहीं थी, हम इनकी जान ज़बरदस्ती जो है ले लेते थे। इन एनी केस बहुत अच्छी बात है कि देखिए आज जिस ज़माने में हम रहते हैं, उसमें काफ़ी हद तक महिलाएँ जो हैं वो पुरुषों के समान हैं। कुछ हद तक जो नहीं है, वो हम ही को अपने घर से शुरू करना है और धीरे-धीरे मुझे उम्मीद है कि वो पल आ जाएगा जब सोशली सब चीज़ें इक्वल हो जाएँगी। खैर आगे चलते हैं। अब ये जो पूरा ज़िक्र मैं आपके सामने बता रहा हूँ, इसका ज़िक्र जो है ये आपको देखने को मिलता है। इस ये मेंशन्ड है, मेंशन्ड कहाँ पर है? एरन इंस्क्रिप्शन पे है। ERAN, ए भी दिख सकता है, एक ही बात है, इंस्क्रिप्शन पे है ऑफ भानुगुप्त। भानुगुप्त का जो इंस्क्रिप्शन है उसके ऊपर ये बात मेंशन करी गई है। समझ गए जी बात को? यानी भले वो रामगुप्त से एसोसिएटेड है लेकिन भानुगुप्त के एरन इंस्क्रिप्शन के ऊपर लिखी हुई है। अब इंस्क्रिप्शन क्या होता है, भानुगुप्त कौन है, रामगुप्त कौन है, ये तो आपको आने वाले समय में बताऊँगा। ठीक है? नहीं ऐसा नहीं हिंदी लिखी होती थी, अलग-अलग भाषाएँ हो सकती थी। आगे चलते हैं। नहीं बिल्कुल जी, आप बिल्कुल सीखें शिवा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप पूरे तरीके बात समझ चुके हैं। चलो, बात को समझते हैं, क्या कहानी है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको छोटी-सी बताना चाहूँगा, वैसे तो नॉट इम्पोर्टेंट फॉर एसएससी, बट एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप 50-50 होते हैं किसी चीज़ में कि क्या ये सही है या ये गलत है, तो आप अपनी फैमिली को जो ऑलरेडी वो बाय डिफ़ॉल्ट कर रहे होते हैं, वो करने दिया करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको लगता है कि नहीं मम्मी जो आप सो एंड सो व्रत रखते हो, इससे आपकी तबीयत खराब होती है। तो अगर आपको लगता है कि वो गलत है, तो उससे उसमें आप उन्हें समझाएँ, बट अगर आपको खुद भी डाउट है, तो प्लीज़ उसके बीच में ना पड़ें। समझ गए? यानी जब हमें ही पूरा ज्ञान नहीं है, तो आप उसके बीच में ना पड़ें, बट अगर आपके पास रीज़न्स हैं किसी चीज़ के और आपको लगता है कि हाँ, ये बिल्कुल सही चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी पर्सन की मेरी तबीयत जो है बहुत खराब रहती है। मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है और मुझे डॉक्टर ने क्लियरली कहा है कि आप बिना खाने के नहीं रहोगे और लंबे समय तक मैं आपके आगे ज़िद करता हूँ, नहीं भई मुझे तो सो एंड सो चीज़ का व्रत रखना है या सो एंड सो काम करना है। तो ऑब्वियसली आप उस केस में मुझे समझाएँगे वो बेटर रहेगा रादर देन सिंपली इग्नोरिंग मी बिकॉज़ लंबे समय में मेरे लिए ही वो दिक्कत बन सकती है। बट अगर आप खुद ही डाउट में हैं, तो उस केस में आप ज़बरदस्ती जो है ना उन्हें परेशान करें, ना खुद को परेशान करें। चलो, ये कुछ छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो मैं नहीं सिखाऊँगा तो फिर क्या फ़ायदा कोर्स का। चलो जी, आगे भागते हैं। अब ये चीज़ आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर जो इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं, वो एक ऐसी प्रथा का विरोध कर रहे हैं, सती प्रथा का, जो कि हमारे लिए भी बुरी है। बट इस्लाम धर्म कह रहा है कि इसे बंद करो, बट क्योंकि हमारे धर्म से जुड़ी है और हमें गैर धर्म का इंसान कह रहा है, तो क्या हम इसे बंद करेंगे आपके हिसाब से? हम इसे बंद नहीं करेंगे। यानी भले ही ये हमारे घर की महिला के ही खिलाफ है, बट फिर भी हम इसे बंद नहीं करेंगे। यानी ही ट्राइड ट्राइड अनसक्सेसफुली। समझ गए जी, क्या कहानी है? यानी इन्होंने ट्राई करा बट ये इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए। ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं ट्राई करेंगे, अकबर भी ट्राई करेगा, औरंगज़ेब भी ट्राई करेगा, फिरोज़ शाह तुगलक भी ट्राई करेगा और उसके बाद फाइनली जो है ये बंद होगी लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा और विद द कंट्रीब्यूशन ऑफ राजा राम मोहन रॉय। बहुत सारे लोग जो हैं सती प्रथा से जुड़े हैं, बट जो ऑफिशियली इस काम को करने में सफल होंगे, वो होंगे विलियम बेंटिक क्योंकि पावर उनके हाथ में थी, कलम की, तो उन्हीं का नाम आता है। लेकिन रियलिटी में जो काम करा गया वो राजा राम मोहन रॉय साहब के द्वारा करा गया। ठीक है जी? मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप बात समझ चुके हैं दोस्तों। 1829 में बंद हुआ था। आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हो। चाहो तो आप अभी इसके लिए इसे छोड़ सकते हो, मैं आपको सही समय आने पे लिखवा दूँगा। ठीक है? आगे चलते हैं। बिल्कुल सही। अनसक्सेसफुल क्यों? क्योंकि फ़ोर्सफुली कर सकते थे। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, फ़ोर्सफुली सब कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए आपको बहुत बड़ी पब्लिक नहीं चाहिए। किसी की डेथ हुई रातों-रात इस काम को अंजाम आप दे सकते हैं। आई होप आप समझ पा रहे हैं भई गाँव में क्या हो रहा है आपको क्या पता? तो फ़ोर्सफुली हर चीज़ बंद नहीं करी जा सकती। आगे चलते हैं जी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप बात पूरे तरीके से समझ चुके हैं। अब कहानी को थोड़ा-सा आगे लेके चलते हैं। 2 मिनट का आपको ब्रेक दे दूँ मैं आप कहें तो? 2 मिनट का ब्रेक चलेगा आपको? मेरे हिसाब से मिलना ज़रूरी है ब्रेक। ठीक है? 2 मिनट का आपको ब्रेक देता हूँ और उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। ब्रेक में कमेंट ना करके आप घर में हल्का-सा टहल लिया करो। गर्दन को आराम मिलेगा आपकी, बॉडी को थोड़ा-सा रिलैक्सिंग फील आएगी और उसके अलावा आँखों को आराम मिलेगा। ठीक है? घड़ी देख के 2 मिनट में हम वापसी कंटिन्यू करते हैं। ठीक है जी? चलो, आप प्लीज़ सेशन में बने रहें। एक बार कंफर्म करेंगे आप सभी को आवाज़ साफ आ रही है? चलो जी, शुरू करते हैं कहानी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप बात पूरे तरीके से समझ चुके हैं। ब्रेक आपका जो है पूरा हो चुका है और अब हम भागते हैं आगे की तरफ। देखिए, हमने मोहम्मद बिन तुगलक का पूरा बेस बना लिया है और आपको ये भी समझा दिया कि जो धर्म वाली चीज़ है, वो कर्म वाली चीज़ से किस तरीके एसोसिएटेड है। भानुगुप्त की भी हमने बात कर ली है, रामगुप्त की भी बात हो गई है। अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय कुछ चीज़ें हुई, वो क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक ने कुछ काम करे, वो क्या करे? मैं आपको समझाता हूँ। मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुए हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ रिवोल्ट्स। ये पेपर का सवाल है आपके। मैक्सिमम नंबर ऑफ रिवोल्ट्स जो हैं वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुए हैं। माना जाता है माना जाता है कि टोटल 34 रिवोल्ट्स हुए, अप्रॉक्सिमेटली 34 रिवोल्ट्स हुए और 34 रिवोल्ट्स में 27 रिवोल्ट्स हुए साउथ इंडिया में।
देखिए प्रखर चाहे तो आप लिख सकते हैं आगे, वैसे मैं इसे पढ़ाऊंगा बट क्या दिक्कत है, 2 बार लिख लेंगे, ठीक है जी। मोहम्मद बिन तुगलक जो है दिल्ली सल्तनत में, जी हाँ, साउथ में ज्यादा है, क्यों बेटा सब बताऊंगा, चिंता मत करो। प्रखर आप चाहो तो नोट कर सकते हो, बातों को बड़ी ध्यान से मेरी समझना, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक जो है दिल्ली में बैठा करते थे और इस तरीके का इनका कोई साम्राज्य हुआ करता था। बस मुझे ये बताओ कि अगर पावर यहाँ पर है तो क्या पावर धीरे धीरे नीचे की तरफ कमजोर हो जाएगी? लॉजिकल है, बिकॉज नीचे की तरफ भाषा भी अलग होती है और दूसरे नंबर पे आप कहेंगे जो पकड़ है वो भी कम होती है, क्योंकि वहां के विजिट्स भी जो है थोड़े से कम होते हैं, लेस फ्रीक्वेंट। और विजिट कम होंगे तो चांसेस थोड़े ज्यादा बनते हैं कि साउथ में जो है विद्रोह या रिवोल्ट थोड़ा सा होने के चांसेस थोड़े ज्यादा है। मैं उम्मीद करूंगा बात को समझ पा रहे हैं। अब इन्होंने अपनी तरफ से एक बढ़िया दिमाग लगाया। वो दिमाग इन्होंने लगाया कि टू कंट्रोल द रिवोल्ट्स ऑफ साउथ इंडिया ही शिफ्टेड हिज कैपिटल। इसने अपनी कैपिटल जो है शिफ्ट कर ली। क्यों शिफ्ट कर ली? क्योंकि जब भी साउथ में रिवोल्ट होता था तो क्या होता था कि वहां कंट्रोल करने जाता था, जब ये वापसी आता तब तक वो फिर से रिवोल्ट हो जाता था। ठीक है जी, जी हाँ, 34 में से 7 + 27 यानी 7 नॉर्थ में, 27 साउथ में। इसने अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर लिया कि इसने का कौन बार बार आएगा जाएगा, मैं अपनी कैपिटल को ही शिफ्ट कर लेता हूँ। कहाँ पर? साउथ इंडिया में। तो इसने क्या करा, साउथ इंडिया में एक जगह चुनी और वो जगह चुनी जो इसने क्या है वो है दिल्ली से अपनी कैपिटल को ले गया दौलताबाद, दिल्ली टू दौलताबाद। अब ये शिफ्ट जो है ठीक रहा बट मजा नहीं आया। क्यों नहीं आया मैं आपको बताता हूँ। अरे भैया मेरी बात सुनो, पहले से ही कमेंट करके टाइप बैठे होते हो क्या? क्या चाहते हो मुझसे, मुझे बताओ। मैं एक काम कर लूँ, पिछले वीडियो का लिंक आप सबको दे देता हूँ, वहीं से छाप लो सारा। अरे नहीं ना, तो थोड़ा सब्र रखो। दौलताबाद जो एक्चुअल में है ये तो बाद में बनी है। एक्चुअल में ये जो जगह थी ये हुआ करती थी देवगिरी नाम की, ठीक है जी। यानी दिल्ली से अपनी इन्होंने कैपिटल जो है देवगिरी में शिफ्ट करी। अब शिफ्ट करना जो है इंपॉर्टेंट है तो नाम बदलना भी इंपॉर्टेंट है। तो नाम बदलने के लिए आप कहेंगे इन्होंने इसका नाम बदल के रख दिया दौलताबाद। पेपर आपको दौलताबाद देता है, इसी वजह से मैं दौलताबाद लिखवा रहा हूँ। पेपर आपसे कहता है कौन ऐसा सुल्तान था जिसने अपनी कैपिटल दिल्ली से उठाकर दौलताबाद कर दी थी? नाम है इसका मोहम्मद बिन तुगलक। मैं उम्मीद करूं यहाँ तक आप बात समझ पाए। ये देवगिरी या फिर जो आपका दौलताबाद है, दोनों एक ही बात है और आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। मैं उम्मीद करूं ये बात आप अच्छे से समझ चुके हैं। लेकिन किस्मत खराब थी, दौलताबाद गया तो नॉर्थ में रिवोल्ट होना शुरू हो गए। अब नॉर्थ में रिवोल्ट होना शुरू हो गए तो दिक्कत हो गई। दिक्कत हो गई तो इसने क्या करा, जी हाँ बिल्कुल, इस बार के पेपर में आया था, बहुत बढ़िया। तो इसने कहा जी चलो यार माय मिस्टेक, वापसी चलते हैं। तो ये वापसी आ गया, फिर से दिल्ली आ गया, यानी दिल्ली से दौलताबाद से दिल्ली आ गया। जी हाँ, नेम चेंज एमबीटी ने करा था, दिल्ली आ गया। समझ गया जी बात को? यानी इसने ये पूरा जो है अच्छा खासा अपना नुकसान इसने इसमें कर लिया है। अब थोड़ा चीजों को समझने की कोशिश करना कि वापसी दिल्ली आ गया तो फिर से रिवोल्ट शुरू हो जाएंगे साउथ में। भाई लॉजिक लगा के देखो कि दिल्ली से दौलताबाद से दिल्ली आ गया तो दौलताबाद तो अभी भी खाली है, तो इसका मतलब कुछ भी समझदारी नहीं करी इसने। लेकिन देखिए जीवन ऐसे ही चलता है, आपको आगे जाके पता लगता है कि आपने क्या गलती करी। हम भी तो ऐसे ही करते हैं, एजुकेटर ए, एजुकेटर बी, एजुकेटर ए। ऐसा होता है ना बहुत बार बच्चों के जीवन में कि यहाँ से ये लगा के देखता हूँ, नहीं यार एक काम करता हूँ बी एजुकेटर, नहीं यार ये सही था। और इसमें क्या होता है, अपना करियर जो है थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है ना। ऐसा बहुत बार होता है हमारे साथ। तो कुछ इन्होंने भी यही गलती करी, बट ऑब्वियसली इनकी गलतियां बहुत बड़े लेवल की हैं क्योंकि ये दिल्ली सल्तनत के सुल्तान हैं। अब इसी चक्कर में क्या होगा, साउथ में जो है एक साउथ में क्या है, थोड़ा सा एक रिवोल्ट सक्सेसफुल होगा। वो रिवोल्ट होगा वन रिवोल्ट जो सक्सेसफुल हो गया साउथ इंडिया में, और ये रिवोल्ट करा गया 2 भाइयों के द्वारा। ये है हरिहर और ये है बुक्का। पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, तो ये आप नोट कर लेना अपने अपने पास। हरिहर एंड बुक्का जो है ये रिवोल्ट करते हैं और क्या करते हैं कि चले जाते हैं खिलाफ मोहम्मद बिन तुगलक के, और क्या करते हैं जी, डिक्लेयर कर देते हैं कि हम इंडिपेंडेंट। ये देवर ब्रदर्स एंड डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम तुगलक एम्पायर एंड स्टार्टेड विजयनगर एम्पायर। बड़े सारे सवाल बनते हैं, अगले पेज पे नोट कराता हूँ, चिंता मत करो। यानी एक रिवोल्ट ऐसा है जो सक्सेसफुल हो गया। वो सक्सेसफुल रिवोल्ट जो है वो करा 2 भाइयों ने मिलकर। क्यों करा, कैसे करा, क्यों इनका हृदय परिवर्तन हुआ था, ये कौन थे, इन्हें कैद करके क्या हुआ था, सब बातें बताऊंगा आगे चल के। अभी के लिए जो है मुद्दे की बात समझते हैं, वो ये है कि एक रिवोल्ट सक्सेसफुल हुआ हरिहर एंड बुक्का के द्वारा साउथ इंडिया में। सब बताऊंगा बेटा, सब बताऊंगा, थोड़ा सा प्लीज मुझे समय दो। सही समय पे सही चीज बताना ही मेरा काम है, इसी बात के मैं पैसे लेता हूँ और इसी बात का आपका समय भी लेता हूँ। तो थोड़ा सा समय दें आप मुझे। क्या इस बात को आप समझ पाए?
चलो आगे चलते हैं जी। अगले, हाँ सर, बस हमारे दिमाग में तो पैसा ही गया और तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा हमें, टाइम वाइम तो कुछ नहीं, पैसा 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 बस ये हमारे दिमाग में गया। चलो ध्यान से बात को समझना। जो डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है? वो बेटा डेटा जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि विजयनगर एम्पायर जो है इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं अभी शॉर्ट में। डिटेल में पढ़ाया जाएगा एंड में, अभी के लिए शॉर्ट में बात कर लेते हैं। विजयनगर एम्पायर जो है इसकी फाउंडेशन स्टोन जो रखी थी, फाउंडर जो है वो है हरिहर एंड बुक्का। अभी 2-3 ही लाइनें नोट करेंगे, बाकी बातें हम एंड में लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट डायनेस्टी जो है वो है संगम डायनेस्टी। इनके ही पिता हुआ करते थे जो कि एक सैनिक थे माना जाता है, उनके नाम पे इन्होंने जो है इस वंश की शुरुआत करी थी। और जो प्लेस है वो कौन सा है? वो है हम्पी नाम का प्लेस। और हम्पी जो है आपको देखने को मिलता है कर्नाटक में। आप बाकी ऑप्शंस पे थोड़ा खेल सकते हैं। कौन सी नदी के किनारे इसे शुरू करा गया था, कोई बता सकता है? कौन सी रिवर थी जिसके किनारे विजयनगर एम्पायर बनाया गया? सब पेपर के सवाल हैं। तुंगभद्र या तुंगाभद्रा जो नदी है उसके किनारे इसे बनाया गया था। ये कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। इसे बहुत डिटेल में ईयर के साथ और अलग अलग डायनेस्टीज के साथ सब कुछ आपको पढ़ाऊंगा जब विजयनगर एम्पायर एज अ टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए 4-5 बातें आप नोट कर लो। ये भी नोट कर सकते हो, फर्स्ट रूलर कौन था इसका, ये भी क्या पता पेपर पूछ ले। हरिहर और बुक्का दो अलग अलग पर्सनैलिटी है, तो गद्दी पर तो एक ही बैठेगा, तो वही है जिस सीक्वेंस में लिखा गया हरिहर प्रथम। ये प्रथम, द्वितीय, बुक्का वन, ये सब बातें हम आगे करेंगे। अभी के लिए आप ये 5 बातें अपने पास नोट करो। और ये भी नोट करो कि रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत कौन था उस समय। अच्छे से ही नोट्स बना लेते हैं जब ये काम हुआ था। ये है मोहम्मद बिन तुगलक। ये सभी सवाल इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं पेपर्स में पूछे गए हैं। कुछ सवाल ऐसे हैं जो एसएससी के अलावा भी पूछे गए हैं दूसरे पेपर्स में, तो मेक श्योर यू रिमेंबर ईच एंड एवरी पॉइंट। बाकी ये पूरा डेटा आपको आगे चल के पढ़ाऊंगा, वादा है मेरा। जो इस पेज पे लिखा है हर चीज का डिस्कशन हम इससे बहुत बड़े लेवल पे ईयर के साथ सही चीजों के साथ हम दोबारा करने वाले हैं इस कोर्स में। आगे चलते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप बात समझ चुके हैं। चलो अगली बात कर लेते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि एक एक्सपेरिमेंट तो इसका फेल हो जाता है। इसने जो है ट्राई करा कि अपनी मतलब जो मोहम्मद बिन तुगलक है उससे क्या क्या जुड़ा है। सबसे पहले तो जुड़ा है कैपिटल शिफ्ट, जो कि एक फेलियर माना जाता है बिकॉज ने करोड़ों रुपए अपने इसमें बर्बाद कर दिए थे, ठीक है। फटाफट से डेटा को नोट करें। इसके बाद दूसरी चीज जो इससे जुड़ी है वो जुड़ी है खुरासान मिशन। खुरासान मिशन, बहुत लोग मरे थे, आप सही लिख रहे हैं। ये खुरासान मिशन क्या है? इसने सोचा कि यार साउथ में तो काम नहीं बना, तो मैं अफगानिस्तान ट्राई करता हूँ। भाई मुझे एक बात बताओ, इसकी कोई गलती है क्या? आप भी तो ऐसे ही करते हो, सीजीएल में नहीं हुआ सीएचएसएल ट्राई करता हूँ, एमटीएस ट्राई करता हूँ, पीओ दे देता हूँ। अगला अपनी तरफ से तो एफर्ट लगा रहा है। यानी इसने सोचा खुरासान जो कि अफगानिस्तान में देखने को मिलती थी एक जगह, इसने कहा उस पर अटैक करके देखते हैं। भाई अगर अफगानिस्तान कब्जे में आ गया तो सेंट्रल एशिया वाला जो हिस्सा है उस तरफ भी हम चले जाएंगे। जी बताएं रिची, सेंट्रल एशिया की तरफ भी हम चले जाएंगे। तो इसने सोचा कि अगर मैं अफगानिस्तान पे कब्जा कर लूंगा तो उसके आगे ईरान पड़ता है, ईरान पे कब्जा कर लूंगा, आगे इराक तक भी क्या पता चले जाऊं, और उसके बाद हम आगे और कहीं जा सकते हैं, हम कहीं पे भी जा सकते हैं। इसने सोचा सऊदी वऊदी सब कब्जे में ले लूंगा, लेकिन इसका अफगानिस्तान पे ध्यान था मेनली। इसने सोचा कि एक काम करता हूँ, अफगानिस्तान पे आक्रमण करता हूँ। अफगानिस्तान पे आक्रमण करने के लिए इसने क्या करा कि एक सेना तैयार की। याद है वो अलाउद्दीन खिलजी वाला कॉन्सेप्ट, कितना प्यारा कॉन्सेप्ट था, कैश सैलरी वाला। इसने कहा कॉपी पेस्ट कर दो, क्या जा रहा है सर, जो पढ़ा रहे हैं यही पढ़ा दूंगा मैं अपने ट्यूशन के बच्चों को, क्या जा रहा है। लेकिन बच्चा ये भूल जाता है कि वो अलाउद्दीन खिलजी है, मोहम्मद बिन तुगलक है। तो इसने क्या करा, इसने कहा कॉपी कर दो, क्या जा रहा है। तो इसने भी वही सेम प्लान बनाया। सेना के नाराजगी दिखाने के बाद कि हम अफगानिस्तान नहीं जाना चाहते, हम बैठे बैठे जो है आलसी हो गए हैं, इसने क्या कहा, इसने कहा लो जी एडवांस लो तुम पैसा ऑफ सैलरी। समझ गए जी, एडवांस पैसा लो पूरे साल का, अब तो चलो यार, ऐसी कैसी बात कर रहे हो यार, मेरी तरफ से स्पॉन्सर्ड है सब, अब तो चलो। यानी इसने बहुत पैसा खर्च करा आर्मी के ऊपर, टू आर्मी। देखा जाए तो सही लग रहा है, अभी तक क्या बुरा है, टू आर्मी। आर्मी को इसने एडवांस पैसा दिया। अब इसने कहा जी चलो सब ठीक है, अब चलते हैं हम अफगानिस्तान की तरफ। अब जब तक ये पूरा गेम जो है चल रहा था, उससे पहले पहले खुरासान की तरफ थोड़ा समझने की आप कोशिश करना। यहाँ से भारत से दिल्ली से कोई जाना चाह रहा है, अब दिल्ली से कोई जाना चाह रहा है तो क्या वो ऊपर उज्बेकिस्तान भी तो पड़ता है कहीं, शायद आपको पता होगा मैप में उज्बेकिस्तान पड़ता है। उज्बेकिस्तान ने ही खुरासान पे अटैक कर दिया और लूट के सारा माल जो है ले गया। अब ये दिल्ली से जब तक निकलता तब तक तो इसकी आखिरी मेट्रो छूट चुकी थी। यानी यहाँ पर हो गया इसका एक बड़ा सा नुकसान। यानी अब इसका मूड पूरे तरीके खराब हो चुका, गजब बेइज्जती हो गई इसकी। यानी ये थोड़ा सा डिले हो गया, ठीक है जी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप बात समझ पा रहे हैं। सर जी ये तो हमारे लेवल का अनलकी सा लग रही है हमें, है ना। आगे चलते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ इस बात को आप समझ चुके हैं। तीसरे नंबर पे बात करते हैं। अब इसने पैसा तो दिया हुआ था, अब क्या करा जाए। तो इसने सोचा कि और क्या हो सकता है, तो इसने कहा कि गड़बड़ तो हो गई है मुझसे, अब क्या करा जाए। इसने क्या करा, एक और जगह पे अटैक कर दिया। वो बताता हूँ क्या, समझते हैं। इसने एक और जगह पे अटैक करने का सोचा, इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसने एक जगह और अटैक करा जो कि है कराचिल।
अब आपके नोट्स में हो सकता है सीक्वेंस ऊपर नीचे हो, बट ये एक स्टोरी है तो कैसे भी समझ सकते हैं, तो आप ये चिंता मत करना सर पहले ये है बाद में हुआ, ऐसा कुछ मत सोचना, ठीक है। अब इसने पैसा तो दे दिया था, ठीक है जी। अब पैसा देने के बाद इसने कहा कुछ तो कराऊं मैं इनसे। याद है ना वो कि जैसे मान लेते हैं कि जो मम्मी लोग होती हैं वो दिवाली से पहले जो हमारे घर में मान लेते हैं कोई मेड है तो सोचते हैं दिवाली तो देनी है तो दो चार काम और करा लेती हूँ। कुछ वो वाला कॉन्सेप्ट इन्होंने भी सोचा कि यार जब पैसा दिया हुआ है तो कुछ तो कराते हैं इनसे। अब क्या करा जाए समझते हैं जरा। तो इन्होंने क्या करा कि कहा चलो कराचिल चलते हैं। कराचिल चलते हैं। अभी कराचिल जो है ये आपको देखने को मिलता है कुमाऊं वाले इलाके में। कुमाऊं वाला इलाका आप समझते हो, जो उत्तराखंड वाला इलाका है उसमें सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा इमेजिन करो, यानी उत्तराखंड चाइना का बॉर्डर, वो इलाके पे इन्होंने सोचा कि वहां पर चलते हैं, इस पे अटैक करते हैं। और इस पे अटैक करने के बाद चाइना पे चलेंगे। अब चांदनी चौक में थे, चाइना तक इन्हें जाना था, तो इन्होंने कहा करके देखते हैं। अब ये जब वहां तक गए तो वहां पर जो है बहुत ज्यादा ठंड हो गई, तो ठंड में ही आधे लोगों की मौत हो गई, यानी कराचिल मिशन जो है ये भी एक तरीके से फेल हो गया। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं, थोड़ी थोड़ी कहानी आप चीजों, थोड़ी थोड़ी आप कहानी समझ पा रहे हैं। अब जब इतना पैसा खर्च हो रहा है तो क्या होगा, पैसे की कमी होगी। तो चौथे नंबर पे पैसे की कमी को पूरा करने के लिए इन्होंने क्या करा, इंक्रीज इन टैक्सेस। इंक्रीज इन टैक्सेस, टैक्सेस को बढ़ा दिया जाएगा। अच्छा जी, टैक्सेस को बढ़ा दो, कहाँ का टैक्सेस बढ़ाओगे, जहां पर जो है जहां पर खेती ज्यादा होगी। अब खेती सबसे अच्छी कहाँ पे होती है, दोआब वाले इलाके में। दोआब वो होता है, आब का मतलब होता है पानी, दो का मतलब होता है टू, यानी वो इलाका जो कि होता है दो नदियों के बीच में, लैंड बिटवीन टू रिवर्स। एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, दोआब का मतलब लैंड बिटवीन टू रिवर्स, दो नदियों के बीच का जो हिस्सा होता है, इट इज वेरी फर्टाइल, वेरी फर्टाइल। अब ज्यादा फर्टाइल होगा तो इन्होंने बहुत बढ़िया दिमाग लगाया। देखो मैं आपको इसका लॉजिक समझाता हूँ, अभी समझाता हूँ, पहले आप इसे अपने पास नोट करो अगले पेज पे। अगर मुझे टैक्स वसूलना है तो या तो मैं एक काम करूँ, कम उपजाऊ जमीन से ज्यादा जमीन से टैक्स वसूलूं, या फिर थोड़ी सी वो जमीन पे फोकस करूं जहां पर उपजाऊ जो जमीन ज्यादा है, तो कम इलाके से ज्यादा पैसा मिल जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप समझ पा रहे हैं। भाई मैं 10% इंक्रीज चाहता हूं। अब इस इलाके में टोटल फसल लगती है 100 और इस छोटे से इलाके में 100 लग जाती है, तो यहाँ से वसूलते हैं ना, इससे जनता पे भी कम, जनता का भी कम ध्यान जाएगा और अपना काम भी सही हो जाएगा। भाई क्या गलत है इसमें। अब इसने सोचा ऐसा करते हैं। अब प्रॉब्लम ये हुई कि जब इनने इंक्रीज करा टैक्सेस का, तब जो इलाका है वहां पर सूखा पड़ गया। अब सूखा पड़ने से खेती नहीं हुई, खेती नहीं हुई तो टैक्स क्या मिलेगा, कद्दू। समझ पा रहे हैं बात को। अब यहाँ पर पूरे तरीके सूखा पड़ गया, अब टैक्स तो लोगे अनाज पे, अब अनाज ही नहीं है, हो गया काम खराब, यानी ये मिशन भी इसका फेल हो गया। अब इसने कहा और क्या करा जाए, समझते हैं थोड़ा सा, और क्या करा जाए, थोड़ा समझने की हम कोशिश करते हैं। अब इसने कहा वही जो मैंने बचपन में सोचा था, बट प्रॉब्लम ये है कि इसने जो है वो बचपन में नहीं सोचा, इसने सुल्तान बनने के बाद सोचा। वो ये है कि क्यों ना हमारा देश अपना पैसा खुद बनाए। मैं सोचता था बचपन में कि हमारा देश पैसा खुद क्यों नहीं बनाता, प्रिंट क्यों नहीं करते हम नोट। तो इसने कहा बात तो सही लग रही है। इसने कहा एक काम करते हैं, कुछ चेंज करते हैं, टोकन करेंसी को लाते हैं, करेंसी बदल देते हैं जरा, करेंसी को लेते हैं और करेंसी को बदल देते हैं, कुछ तो होगा, हलचल होगी बाजार में, देखो क्या पता इससे कुछ हो जाए। यानी टोकन करेंसी का कॉन्सेप्ट ये लिया और इसने क्या करा, करेंसी बदल दी। क्योंकि इतनी महंगाई आ चुकी थी बाजार में कि जो चांदी के सिक्के थे, चांदी के जो कॉइन्स थे वो बहुत ही एक्सपेंसिव थे। समझ पा रहे हो बात को। यानी बाजार में अगर आप नोट देखते हो तो नोट अपने आप में इतनी महंगी चीज है, तो कहाँ से हर आदमी के पास होगा। तो इसने कहा चांदी की जगह यार क्या जा रहा है, मैंने केमिस्ट्री तो पढ़ी है, बदल दो इसे। चांदी के सिक्के की जगह हम एक काम करते हैं, कोई नया सिक्का ले आते हैं ब्रॉन्ज का। यानी सिक्के का मटेरियल बदल दो, समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है, मटेरियल बदल दो, बाकी सब चीजें बल्ले बल्ले, हमें क्या दिक्कत है। जैसे आज आपके पास कागज का नोट है, उसकी जगह पे प्लास्टिक का नोट कर दो तो आपको कोई फर्क पड़ेगा। अगर जब तक वो 10 का नोट 10 में चल रहा है तो आपको भी मुझे क्या दिक्कत है, चलने दो। तो अगला अपनी तरफ से सही दिमाग लगा रहा है, अगला अपनी तरफ से सही दिमाग लगा रहा है, बट वो क्या कर सकते हैं, किस्मत खराब है। इसी वजह से कहते हैं इम्प्रैक्टिकल स्टेट्समैन, कि अपना दिमाग पूरा बढ़िया लग रहा है बट फिट नहीं बैठ पा रहा कहीं पर। ठीक है जी। समझते हैं, बिल्कुल रिची आप सही कह रहे हैं। देखिए अब इसने मटेरियल चेंज कर दिया ब्रॉन्ज कॉइन्स में। अब इसने कहा इसमें क्या दिक्कत है, अभी सस्ता हो गया तो सब लोग जो है अपना काम चला पाएंगे। अब लोगों ने क्या बढ़िया दिमाग लगाया, लोगों ने कहा यार ये बढ़िया है। देखो उस समय के कॉइन्स और इस समय के कॉइन्स, उस समय के रेगुलेशन इस समय के रेगुलेशन में बहुत फर्क है। आज तो हर चीज पे आपको नोट भी आप ऊपर करके देखो तो आपको गांधी जी दिखेंगे उसमें, आप टेढ़ा करके देखोगे साइड से देखोगे तो 500 लिखा हुआ दिखेगा, बट पहले थोड़ी इतना होता था। पहले तो सिंपली वो कॉइन की थिकनेस देखी, शेप देखी, लुक देखा, ओवरऑल अगर लुक सही है तो कॉइन सही है, समझ गए। यानी अगर आप कॉइन को देख रहे हो, लुक देखा और वो पूरे तरीके से सही है। तो लोगों ने क्या सोचा, लोगों ने कहा यार ये तो बढ़िया है, ब्रॉन्ज तो हमारे घर में भी है। लाइयो बेटा बबलू, पतीला लाइयो। अब अंदर से क्या करा, पतीला मंगवाया उसने, कहा पतीला भी ब्रॉन्ज का, ये सिक्का भी ब्रॉन्ज का, क्या करा जाए। तो जरा बैठ के बबलू को लगा दिया गया, पतीले में से सिक्के के शेप को काटो और पीट पीट के छोटी छोटी मशीनों का इस्तेमाल करके इसे एग्जैक्टली वैसा ही तैयार कर दिया गया जैसा सुल्तान ने करेंसी चलवाई थी, क्योंकि अब इतना सस्ता है।
और माना जाता है कि लोग ऐसा ही करते थे कि थोड़ा सा पैसा लेते थे, 10 रुपए लिए मैंने आपसे, 10 रुपए से बाजार से पतीला ले आया 10 रुपए का, और उससे फिर मैंने 10 रुपए बना लिए, 10 से 12 बना लिए, जैसा भी, मतलब समझ रहे हैं ना, मुद्दे की बात समझने की कोशिश करें। और यही सर्कुलेशन जो है चले जा रहा था, और माना जाता था हर घर में खुद ही पैसा बने जा रहा था, मनी प्लांट लग चुका था घर में। और वो प्लांट किस चीज का लगा था? मिंटिंग प्रेसेस का। यानी हम कह सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम एवरी हाउस होल्ड टर्न्ड इनटू मिंटिंग प्रेस। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर ये सारी कहानी फर्जी है, इसकी जगह ब्रॉन्ज था ही नहीं, लेदर था। कुछ ये भी कह देती हैं किताबें कि लेदर था, बट अगेन आप समझ रहे हैं ना, अपने लिए मुद्दे की बात जो हमें निकालनी है वो ये है कि टोकन करेंसी चलाई थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। अपना डिस्कशन यहाँ पर खत्म हो जाता है। मिंटिंग प्रेस, मिंटिंग प्रेस आप समझते हैं, मिंटिंग का मतलब होता है कॉइन्स पे ठप्पा मार के वो जो निशान बनता है वो बनाना। मिंटिंग का मतलब होता है सिक्का बनाना। सिक्के के ऊपर आप देखते हैं ना कि वो निशान सा बना होता है कि गांधी जी हैं। एक गांधी जी का तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 1 रुपया लिखा है, 2012 लिखा है, 2020 लिखा है, टकसाल जिसे आप बोलते हैं, वो मिंटिंग प्रेस होती है। मैं उम्मीद करूँ आप इस बात को समझ पाए हैं दोस्तों। चलें आगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात पूरे तरीके समझ चुके हैं। एक मूवी भी है इस टाइप की, शायद आपने देखी होगी, कैच मी इफ यू कैन करके एक मूवी है, जिसमें शायद लियोनार्डो दी कैप्रियो है, जहां तक मुझे याद है। उसका भी कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा सही है, नॉट एग्जैक्टली दिस, बट हाँ काफी हद तक मैच करता है। उसमें वो भी घर पे बैठे बैठे चेक्स वगैरह बनाता रहता है, और फाइनली उसे एफबीआई जो है पकड़ लेती है। ठीक है, बट पेपर के लिए नॉट इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं भाई। बहुत बढ़िया, फ्रैंक कैबरनेल आपको याद है, एंटीमेटर, शाबाश, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं जरा अगली चीज की। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप बात पूरे तरीके से समझ चुके हैं। अब देखिए, क्योंकि हजरत निजामुद्दीन औलिया जो है, इन्होंने ही पावर थमवाई थी जौना खां के हाथ में, तो जब जौना खां जो है वो बन जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, तो क्या हजरत निजामुद्दीन औलिया का पूरा सम्मान करेगा? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ही हजरत निजामुद्दीन औलिया की टूम्ब बनवाई थी। ये आप समझ पा रहे हैं? मोहम्मद बिन तुगलक ने हजरत निजामुद्दीन औलिया की टूम्ब बनवाई थी दिल्ली में। दिल्ली में जगह ही निजामुद्दीन है, इन्हीं के नाम पे रख दी गई है, निजामुद्दीन। वहां पे बस अड्डा भी है, रेलवे स्टेशन है, बहुत कुछ है। बिल्कुल, मैंने भी सुना, बहुत बढ़िया। 21 जनवरी तो करीब ही है। मैं उम्मीद करूँ यहाँ तक आप बात समझ चुके हैं। किसी को कोई तकलीफ है तो आप मुझे बता सकते हैं, वरना आगे चलते हैं। क्या इतिहास कुछ अलग तरीके पढ़ा जा रहा है आपके द्वारा? मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको मजा आ रहा होगा, सीखने को मिल रहा होगा आपको कुछ। चलो आगे चलते हैं। यहाँ तक आप बात समझ चुके हैं तो कहानी को आगे लेके चलने का समय आ चुका है। अब माना जाता है कि 1351 में पंजाब में एक जो है आप कुछ कमेंट करेंगे? कमेंट्स थोड़े से अटक गए हैं। ठीक है, सब सही है। 1351 में सिंध में रिवोल्ट होता है, रिवोल्ट ऑफ थट्टा। सिंध में है, ये लिख ही देता हूँ, आपसे पहले पूछेंगे तो। सिंध में एक रिवोल्ट होता है, और 1351 में जब ये जाते हैं वहां पर, तो माना जाता है कि इनकी वहां पर मृत्यु हो जाती है, तबीयत खराब हो जाती है इनकी, डाइड। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। डाइड लिख देता हूँ थोड़ा सही से, डाइड, एमबीडी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप समझ चुके हैं। लेकिन इन्होंने, क्योंकि इनकी तबीयत खराब की वजह से मरे थे, तो इन्होंने मरने से पहले क्या करा था? डिक्लेयर्ड। बहुत ही कम केस आपको ऐसे देखेंगे। हिज कजन, चचेरा भाई जो है, जिनका नाम आपको आगे चल के मैं बता दूंगा, अभी लिख देता हूँ चलो, फिरोज शाह। जी हाँ, 1351 में ही डाइड, इन 1351। फिरोज शाह तुगलक को जो है सुल्तान, ठीक है जी। एज हटा देता हूँ, फिर कोई बच्चा मेहनत करेगा। डिक्लेयर्ड हिज कजन द नेक्स्ट सुल्तान, ध्यान रखेंगे, फिरोज शाह तुगलक उनका नाम है। यानी कहानी कुछ ऐसी है, फटाफट से नोट करें आप लोग। जब तक मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, थोड़ा सा कमेंट सेक्शन अटक रहा है, प्लीज सेक्शन में बने। एक बार कंफर्म करेंगे। चलो, अब मेरे हिसाब से सब ठीक है। नहीं बेटा, अभी टाइम नहीं हुआ है। क्लास जो है आपकी 1:15 शुरू हुई थी, तो क्लास आपकी 2:15 तक जाएगी। थोड़ी सी लंबी क्लास हो सकती है। चलो फोकस करें आप अभी के लिए सेशन की तरफ। डाउट्स की संख्या हमेशा की तरह परम्पार है, एंड में मैं डाउट्स ले लूंगा। क्वेश्चन टैब में आपको बंद कर देता हूँ। सिर्फ एक डाउट शो हो रहा था मुझे बाहर से, जब मैंने उसे खोला तो बस एक के पीछे 20-25 और थे। चलो फोकस करते हैं। एक छोटा सा फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ जी। यहाँ पर यहाँ तक आप बात पूरे तरीके से समझ चुके हैं। फिरोज शाह तुगलक को सुल्तान बनाने से पहले एक छोटा सा पॉइंट में मेंशन कर देता हूँ, वो है कि इसकी टूम्ब कहाँ पर है। कोई बता सकता है? टूम्ब ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली में है।
और बिल्कुल साथ में है किसके, जो हमारे गियासुद्दीन तुगलक है, उनके बिल्कुल साथ में है टूम्ब, एक ही जगह पे है, ये भी आपको तुगलकाबाद में ही देखने को मिलेगी। तुगलकाबाद दिल्ली, समझ गए जी। माना जाता है वहां पर 3 अलग-अलग जो है टोम्ब्स हैं, जो कि एक गियासुद्दीन तुगलक की है, और उसके बाद एक मोहम्मद बिन तुगलक की है, और एक गियासुद्दीन तुगलक जी की जो वाइफ है उनकी है। यानी 3 टोम्ब्स आपको जो है एक साथ वहां पर देखने को मिलेंगे। क्या इस बात को आप समझ पाए हैं? पक्की बात? इब्न बतूता की बात अभी हम कर लेंगे, आप चिंता ना करें। अभी पहले आप ये बताएं कि आप मुद्दे की बात समझ पाए हैं? पक्की बात? चलो आगे चलते हैं। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ है तो मुझे बताओ, फिर मैं जो है अगली चीज पे फोकस करता हूँ। चलो, अब देखिए ध्यान से सुनना, ये पॉइंट मैं मेंशन कर दूं कि 3 टर्म्स ये लेके देता हूँ। चलो कुछ बढ़िया। सबसे पहली टर्म जो है वो है गियासुद्दीन तुगलक। दूसरी टर्म है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। तीसरी टर्म है मखदुम बिन जहां। ये 3 टर्म है। ये जो है सन ऑफ गियासुद्दीन तुगलक है, ये जो है वाइफ ऑफ गियासुद्दीन तुगलक है। ये 3 टर्म्स एक साथ आपको देखने को मिलती है तुगलकाबाद के अंदर। ये तुगलकाबाद में है, तुगलकाबाद फोर्ट में, दिल्ली। क्या मैं उम्मीद कर रहा हूँ इस बात को आप समझ गए हैं? ये से आप ये भी देख पा रहे हैं कि भले ही बाद में क्या हो, शाहजहां अकबर वगैरह के टाइम पे, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो पारिवारिक रिश्ते काफी हद तक अच्छे हैं, कि चीजें सही हैं, और माना जाता है कि जो मखदूम ई जहां है इनकी टूम बाद में बनाई गई होगी, बट नॉट दैट इंपॉर्टेंट। चलो आगे चलते हैं जी। अब हम, और ये भी आप देखें कि गियासुद्दीन तुगलक के बाद उनका बेटा बना, और बेटे के मरने से पहले उसने खुद ने ही जो है अपने कजन को बना दिया अगला सुल्तान। तो अभी तक सब सही चल रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट रूलर की तरफ, वो है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक की थोड़ी सी बात अब हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है जी। फिरोज शाह तुगलक भी लंबे समय के लिए राज करेंगे, और ये 1351 से चलेंगे 1388। फिरोज शाह तुगलक लंबे समय के लिए राज करेंगे, उनसे भी लंबे समय के लिए राज करेंगे, करीब करीब 37 साल आप कह सकते हैं ये राज करेंगे। और माना जाता है इन्हें कि ये है अकबर ऑफ दिल्ली सल्तनत। अकबर क्यों? बिकॉज ही वॉज वेरी काइंड, ड्यू टू हिज काइंड नेचर। क्या इस बात को आप समझ पाए? ईयर कंफ्यूज नहीं होंगे बेटा, वादा है मेरा। जैसे आपको स्लेव डायनेस्टी रिवाइज कराई थी, वैसे आपको एक बार तुगलक साम्राज्य खत्म करके स्लेव से लेकर यहाँ तक सब रिवाइज करा दूंगा, आप चिंता मत करो। अभी के लिए बस आप पहली पहली बार चीजों को सुनते रहो। अकबर ऑफ दिल्ली सल्तनत जो है इन्हें कहा जाता था, ये पेपर का सवाल बन सकता है, क्योंकि ये नेचर में काफी बढ़िया थे, ठीक है जी। आगे चलते हैं। हमेशा नाम उल्टा होता है, अकबर नेपोलियन, ऐसा क्यों? देखिए इसमें हमारी गलतियां हैं, क्या कर सकते हैं, किताबों में गलत लिखा गया। फिरोज शाह तुगलक जो है 1351 से 1388 तक इनका शासनकाल चला है, और अकबर कहा जाता है इन्हें दिल्ली सल्तनत का, ड्यू टू हिज काइंड नेचर। ठीक है, आगे चलते हैं। चलें आगे। अब थोड़ा सा समझने की हम कोशिश करते हैं। धार्मिक तौर पे अच्छा होना और पॉलिटिकल तौर पे अच्छे होने में फर्क है। जैसे अगर मैं आपको बताता हूं कि अकबर की हम बात करते हैं तो ही वाज पॉलिटिकली वेरी 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 स्मार्ट। अब पॉलिटिकली स्मार्ट का मतलब ये नहीं है कि वो नेचर में अच्छा था, ठीक है। पॉलिटिकली स्मार्ट का मतलब ये है कि उसे पता था कि एक्सपेंशन कैसे करा जाता है, किस तरीके दूसरे साम्राज्यों के साथ उन्हें बिना कब्जे में लिए उन्हें अपने कंट्रोल में करा जाता है, उनसे पारिवारिक रिश्ते बना के। शायद आपको ये सब बातें याद होंगी अगर आपने जोधा अकबर वगैरह देखी है, तो उसकी शुरुआत में भी आप देखेंगे तो यही दिखाया गया उसमें, कि वो गर्दन काटने से मना कर देता है और कहता है कि आप जो है हमारे अंडर काम करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, सो एंड सो सारी बातें। चलो जी, फिरोज शाह तुगलक की हमने बात करी, अकबर की हमने बात करी। अब कुछ चीजें जो है इन्होंने बनवाई थी वो आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहली बात, जो फिरोजाबाद है वो इन्होंने ही बनवाया था अपने नाम पे। फिरोजाबाद इन्होंने अपने ही नाम पे बनवाया था, ठीक है जी। दूसरे नंबर पे फिरोज शाह कोटला, जो आप दिल्ली में देखते हैं, ग्राउंड है जो अरुण जेटली स्टेडियम है, उसका जो ग्राउंड है आज भी वो फिरोज शाह कोटला के नाम से ही जाना जाता है। ये जो है दिल्ली में आपको देखने को मिलता है, दिल्ली में। नेचर में भी सही था। अच्छा, औरों से क्या बात कर रहे हैं आप थे तब वहाँ पे। फिरोजाबाद जो है ये आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। फिरोज शाह जो है फिरोज शाह कोटला आपको दिल्ली में देखने को मिलता है। इसी तरीके तीसरे नंबर पे एक जगह है जो कि है फिरोजपुर।
फिरोजपुर इन्होंने ही बनवाया है, ये पंजाब में आपने सुना होगा फिरोजपुर नाम की एक जगह, ये इन्होंने ही बनवाया है। और इसके बाद आप यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि फिरोजा जो है ये भी इन्होंने ही बनवाया है। फिरोजा आपको हिसार जो हरियाणा का है वहां पर आपको देखने को मिलता है। जौनपुर भी इन्होंने ही बनवाया है। जौनपुर आप जानते ही, जौनपुर की गद्दी हम छीनने आए हैं। जौनपुर आपको यूपी में देखने को मिलता है, शायद आपको पता होगा, जौना खां के नाम पे बना हुआ है। ठीक है जी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। फिरोजाबाद, फिरोज शाह कोटला हो गया, फिरोजपुर हो गया, फिरोजाबाद हो गया, फतेहाबाद और है, फतेहाबाद और मैं आपको बता देता हूँ। फतेहाबाद ये आपको हरियाणा में देखने को मिलता है। फतेहाबाद ये इनके बेटे हैं फतेह, उनके नाम पे बनाया गया है। ठीक है जी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप बात समझ चुके हैं। ये जितने नाम लिखे हैं बेटा, 6 के 6 नाम, ये सब के सब फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बने हैं। क्योंकि हिमांशु, जौनपुर जो है वो किसके नाम पे है? जौना खां के नाम पे। और जौना खां वही है जिसने इन्हीं को गद्दी पर बैठाया, तो उन्हीं के सम्मान में इन्होंने क्या करा है, जौनपुर बनवाया। देखिए, दीज थिंग्स आर वेरी पॉलिटिकल। आप समझ के देखिए, इससे क्या होता है, जो पिछली अच्छाइयां हैं वो सारी अच्छाइयों का क्रेडिट मैं ले लेता हूँ। अगर मैं पिछले इंसान जो कि अच्छा इंसान था उसके नाम पे मैं एक काम कर देता हूँ, तो लगता है कि हाँ यार कितना अच्छा इंसान है, कितना हम्बल पर्सन है। तो ये कुछ पॉलिटिकल मूव्स होते हैं। ठीक है जी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ इस पेज को आप पूरे तरीके से समझ चुके हैं। फतेहपुर जो मैं सही से लिख देता हूँ। एक तो कमेंट सेक्शन जो है अटकने लग गया है, कुछ कमेंट करके आप मुझे बताएं जी। ठीक है, अब आ रहे हैं। अच्छा हाँ, ये फतेहपुर गलत लिखा, सही करा आपने, करेक्ट करा दिया। दिस इज फतेहाबाद। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, देखिए छोटा मोटा चलता रहेगा। मैंने आपको बताया फिरोजाबाद, फिरोज शाह कोटला, फिरोजपुर, ये जितने नाम है, और जौनपुर है, फतेहाबाद है, ये सब इनसे जुड़े। ठीक है जी, आगे चले। What about MBT being the madman of Indian history? You did not mention, ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ madman of Indian history, इस वजह से मैंने ऐसा बताया नहीं। बट ओवरऑल जो पर्सनैलिटी है उनकी, वो मैंने स्क्रीन पर क्रिएट कर दी है, जिससे बच्चा पेपर में खुद जो है इस बात को गेस कर पाएगा। ऑफिशियली ये स्टेटमेंट कहीं लिखी नहीं बेटा, इस चक्कर में मैं ये बोलता नहीं हूँ क्लास में। चलें आगे दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ चुके हैं, पक्की बात। अभी जौनपुर जो है, इसके बारे में थोड़ा सा आप ध्यान रखना। जौनपुर जो है ये आपको यूपी में देखने को मिलता है, और इसे जो है ध्यान रखेंगे, दिस इज वेरी फेमस फॉर इस्लामिक एजुकेशन, शायद आपको ये बात पता होगी। और जौनपुर को हम कहते हैं ए यानी ऑल्सो नोन एज शिराज ए हिंद। ये पेपर का सवाल बनता है। शिराज ए हिंद कहा जाता है, यानी शिराज ऑफ ईस्ट, यानी भारत का शिराज। ठीक है जी, ये ईरान की एक जगह है, ईरान में आपको देखने को मिलता है, जो मुस्लिम एजुकेशन के लिए फेमस है। तो माना जाता है भारत में ऐसी कौन सी जगह है जो कि उस लेवल की टक्कर ले सकती है, वो है जौनपुर। ठीक है, शिराज एक प्लेस का नाम है, ए हिंद का मतलब कि भारत का। समझ गए? मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये बात आप पूरे तरीके से समझ चुके हैं। आगे भागते हैं जी, कुछ और बात आपके साथ कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा, एक सेकंड रुकिए बेटा, थोड़ा सा आपको प्लीज कोऑपरेट करना होगा। कमेंट्स ना आपके ऊपर नीचे हो रहे हैं, मैं अपने पार्ट पे चेक कर रहा हूँ, अगर कुछ हो पाए तो। चलो भागते हैं आगे। शिराज, ईरान क्यों लिखा बेटा? ईरान जो है ये एक देश है जिसके अंदर सिराज नाम की जगह है, उससे हम कंपेयर करते हैं अपने जौनपुर को, तो हम कहते हैं कि भारत का सिराज जो है वो जौनपुर है। ठीक है जी, चलो अब आगे भागते हैं। अब फिरोज शाह तुगलक जो है, इन्होंने तोड़वाया था जगन्नाथ टेम्पल, डेस्ट्रॉयड जगन्नाथ टेम्पल। सर क्या बात कर दी आपने, हम तो इन्हें अच्छा मानते थे। फिरोज शाह तुगलक डिस्ट्रॉयड जगन्नाथ टेम्पल, सर ऐसा कैसे हो गया? अभी तो हम इन्हें अच्छा मानते थे। देखिए, आपको समझना होगा, पॉलिटिकली स्मार्ट होने में और रिलीजियसली स्मार्ट होने में फर्क है। पॉलिटिकली काइंड होने में और रिलीजियसली काइंड होने में फर्क है। यानी इन्हें पता है कि किस तरीके इस्लाम का प्रमोशन करना है और इस्लाम के लिए क्या अच्छा है। तो इन्होंने क्या करा, कुछ ऐसी चीजें जो हिंदुइज्म के काफी करीब थी इन्हें तोड़वाया, जैसे कि जगन्नाथ मंदिर हो गया, ज्वालामुखी मंदिर हो गया, ज्वालामुखी टेम्पल हो गया, इन्हें जो है इन्होंने नष्ट कराया। जगन्नाथ मंदिर आप जानते ही होंगे, उड़ीसा में, पुरी में है। ये कोई नई बात मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, अगर आप स्पेशल क्लासेस में आते तो हर हफ्ते को एक ना एक सवाल इससे जुड़ा मैं कराता हूँ। ज्वालामुखी मंदिर जो है आपको कांगड़ा नाम की जगह है, शायद आपने सुनी होगी, कांगड़ा। ये आपको हिमाचल में देखने को मिलता है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है जी हाँ, बिल्कुल कांगड़ा वाले मंदिर की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ज्वालामुखी मंदिर जो है शायद आपने सुना होगा, ज्वाला देवी मंदिर भी, आप सही कह रहे हैं, ज्वाला देवी मंदिर भी बोला जाता है, अलग अलग नाम है। ठीक है, इन्हें जो है ये नष्ट कराते हैं। अब चीजों को थोड़ा समझ के देखना, ये चाहते थे कि जो हिंदुइज्म के 51 शक्तिपीठ हैं उन्हें किसी ना किसी तरीके में नष्ट करूं, बट ऑब्वियसली ट्राई करने वाली बातें हैं। इनमें से एक ज्वालामुखी मंदिर है, जिससे जुड़ी एक बहुत फेमस कहानी आपने सुनी होगी कि वहां पर एक जोत जलती है जिसका सोर्स जो है किसी को नहीं पता है ना। अब अगेन देखिए, फेथ एसोसिएटेड बातें हैं जो कि साइंटिफिकली भी लोग कहते हैं प्रूवन है। हम उस डेप्थ में नहीं जाएंगे जो किसी के भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करके, हम सिर्फ एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो काम की बात है वो वहां से निकाल लेंगे। फिरोज शाह तुगलक ने दो काम करे, इधर भी डिस्ट्रॉय या लूट आप लिख सकते हैं, डिस्ट्रॉयड या फिर लूटेड।
ठीक है जी। मैं उम्मीद करूँ यहाँ तक आप बात समझ पाएँ। अब ये भी आप ध्यान रखना, पहला वो इंसान फर्स्ट टू अप्लाई जज़िया ऑन ब्राह्मण्स, ये इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको शायद स्टार्टिंग में कभी ज़िक्र करा होगा, तो अब जो है मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि जज़िया जो है ब्राह्मणों पे लगाने वाली पर्सनैलिटी जो पहली थी, लग तो न जाने कब से गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक से भी पहले इनडायरेक्टली लग गया था। फिर जो है सभी लोग लगाते आ रहे थे। जो लेकिन ब्राह्मणों पे जो पहली बार जज़िया लगा था, यानी ब्राह्मणों को भी नहीं बख्शा था, वो जो है लगाया गया था किसके द्वारा? मोहम्मद फिरोज़ शाह तुगलक के द्वारा। क्या मैं उम्मीद करूँ यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं? इसके बाद ये भी ध्यान रखेंगे, इन्होंने भी ट्राई करा बंद करने का, सती सिस्टम को बंद भी करा, काफ़ी हद तक माना जाता है। अब बंद करने से प्रॉब्लम ये हुई क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, तो इनकी बात को मजबूरी में मान लिया गया और काफ़ी हद तक सती सिस्टम बंद हो गया। अब लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि अगर सती सिस्टम बंद हो गया है, तो क्या समाज में विधवा जो है उनकी गिनती बढ़ जाएगी? अब प्रॉब्लम ये है कि सोसाइटी जो है हो सकता है उन्हें सोशली बॉयकॉट कर दे, समझने की कोशिश करना, बिकॉज़ लोगों को आदत नहीं है। आप समझ के देखिए, लोगों को आदत नहीं है उस पर्सनैलिटी को अपने बीच देखने की, तो मजबूरी में जो है सोशली बॉयकॉट होने लगी महिलाएँ। ऑब्वियसली एवरीथिंग इज़ रॉन्ग, जो भी मैं कह रहा हूँ ये गलत बात है, बट अगेन मेरा फर्ज़ है पढ़ाना। तो इसके लिए इन्होंने क्या करा, कुछ अलग-अलग डिपार्टमेंट्स बनवाए, जैसे एक दीवान-ए-खैरात बनवाया, जिसमें लोगों को इकोनॉमिक हेल्प दी जाती थी। ये सब बातें मैं भी आपके लिए लिख दूँगा। कुछ हॉस्पिटल्स बनवाए जिसमें लोगों को जो है मुफ्त में इलाज कराया जाता था। दारुल शिफा आपने शायद सुना होगा, एक हॉस्पिटल है दिल्ली में, वो बनवाया गया था इनके द्वारा, जिससे लोगों को जो है मदद मिल पाए। ये सब बातें मैं आपके लिए लिख देता हूँ। सती अबॉलिश बाय, बस आपको फ्री करने लगा हूँ। ये आखिरी बात लिखवा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको फ्री कर दूंगा। फिरोज शाह तुगलक, दीवान ए खैरात, इकोनॉमिक सपोर्ट। खाना मैं क्लास के बाद जनरली खा लेता हूँ फटाफट, दिल्ली में है। कभी कभार मैं 2 ब्रेक में खाता हूँ खाना, 1 से 3 12 से 1 थोड़ा-सा, फिर 1 से 3 थोड़ा-सा। क्या यहाँ तक आप बात समझ चुके हैं? Some sources say that, अभिषेक। देखिए अभिषेक, है क्या, रियलिटी में स्लेव्स की कोई गिनती नहीं होती थी। जैसे आज के ज़माने में भेड़-बकरियों को रखा जाता है, उस ज़माने में ऐसे गुलामों को रखा जाता था जिनकी कोई कीमत नहीं, कोई गिनती नहीं, बस बैठे हैं, काम करेंगे तो ठीक वरना मार दिए जाएँगे। तो इसी वजह से ये डेटा जो है बहुत हद तक ऑथेंटिक नहीं होता, फिर भी आप कह सकते हैं। चलो जी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप बात समझ पाएँ। अब सेशन यहाँ पर आपका मैं कंक्लूड करता हूँ। आने वाले सेशन में हम इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएँगे और देखेंगे फिरोज़ शाह तुगलक का डिक्लाइन कैसे हुआ और तैमूर कहाँ से आया था, इन सब चीज़ों की हम थोड़ी-सी बात करेंगे। सेशन आपका यहाँ पर कंक्लूड हो चुका है, ठीक है जी? सबसे पहले जो जाना चाहे जा सकता है। अब जो है मैं आपके 3:15 हो चुके हैं क्या? बड़ी जल्दी हो चुके 3:15, कमाल हो गया। जो जाना चाहे जा सकता है। फटाफट से मैं आपको सेकंड हाफ ऑफ द सेशन रिपीट कर देता हूँ, रिवाइज़ करा देता हूँ, उसके बाद आपके डाउट्स देख लूँगा, फिर मैं आपको फ्री कर दूँगा। जो जाना चाहे जा सकता है, आने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। ख्याल रखें अपना, अच्छे से तैयारी करें, ठीक है? मैंने आपको जो पिछला पार्ट था उसके अंदर ये सब मैंने आपको पूरा पोर्शन समझा दिया था और फाइनली हमने जो बात जो शुरू करनी थी, जहाँ तक मुझे याद है, हमने जौना खां से बात करनी थी, ठीक है जी? जौना खां जो है ये सुल्तान बने 1325 में और मोहम्मद बिन तुगलक इनका नाम था। ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जो है करना पसंद करते थे। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी के मैसेजेस का। और एक्सपेरिमेंट्स मैंने आपको इनके गिनवाए, जैसे कि इन्होंने क्या करा कि सती सिस्टम बैन करने की कोशिश करी। इसके बाद इनके समय बहुत सारे रिवोल्ट हुए। कैपिटल शिफ्ट दिल्ली से दौलताबाद यानी देवगिरी इन्होंने ही करी है। उसके बाद हरिहर और बुक्का का साम्राज्य इन्हीं के समय बना है, ये आपको पता होना चाहिए। पूरा डेटा आप याद करें, आगे चल के दोबारा पढ़ाऊँगा। इसके बाद कैपिटल शिफ्ट के अलावा खुरासान मिशन इनसे जुड़ा है, कराचिल मिशन इनसे जुड़ा है, दोआब में टैक्सेस बढ़ाना इनसे जुड़ा है और टोकन करेंसी भी इनसे ही जुड़ी है। सारे फैक्ट आप ध्यान रखें। मिंटिंग प्रेसेस जो बनने वाली कंडीशन थी हर घर की, वो भी इनसे ही जुड़ी है। दिल्ली में जो टूम्ब है निजामुद्दीन औलिया साहब की, वो भी इन्होंने ही बनवाई है, ध्यान रखेंगे। और फाइनली एक रिवोल्ट होता है, रिवोल्ट ऑफ थट्टा, जिसमें इनकी डेथ हो जाती है। फिरोज शाह तुगलक जो है अगले जो है सुल्तान बनते हैं, इन्हीं के द्वारा बनाए जाते हैं और वो आते ही क्या करते हैं कि कई सारे शहर बनाते हैं, जिसमें जौनपुर भी एक बना देते हैं जौना खां के नाम पे। उसके बाद हमने देखा जौनपुर को शिराज हिंद के नाम से जाना जाता है। जगन्नाथ मंदिर और ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट कराने में फिरोज शाह तुगलक का हाथ माना जाता है और जजिया भी इन्होंने ही लगवाया था ब्राह्मणों पे। उसके अलावा एक डिपार्टमेंट बताया, एक मैंने आपको हॉस्पिटल का नाम बताया और यहाँ पर सेशन अपना कंक्लूड हो चुका है, ठीक है? जो जाना चाहे जा सकते हैं। आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।